हेलो वंश लवर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब कुछ होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए लव आफ्टर लॉस का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ और ये लास्ट पार्ट ही होने वाला है। इसके आगे और कोई पार्ट नहीं बनने वाला। जितनी भी देर लगे मैं इसको आज ही ख़त्म कर दूँगी। इसके आगे और कोई पार्ट नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक ज़रूरी बात, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, तो प्लीज़ उन्हें जाकर सुन लीजिएगा। उसे मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ढूंढ कर उसे देख सकते हो। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बैकग्राउंड नॉइज़ तो आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लैनकुरन ने वांग जी को सच बता दिया था कि वांग जी की जान बचाने वाला विहिंग है। वांग जी जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और वांग जी हैरान होकर लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये झूठ है। लैनकुरन कहता है, झूठ? तुम हॉस्पिटल जाकर चेक कर सकते हो, तुम्हारी जान बचाने वाला विहिंग ही था। वांग जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वांग जी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता, नहीं ये झूठ है अंकल, वो मेरी जान तो मियानमैन ने बचाई थी ना। लैनकुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वो लड़की 1 नंबर की झूठी है, वो बस तुम्हारे पास पैसों की खातिर आई है। मैं तुम्हें ये बात हमेशा समझाने की कोशिश करता था, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनते ही नहीं थे। अगर यकीन ना हो तो हॉस्पिटल जाकर चेक कर सकते हो, तुम्हारी जान उस दिन बचाने वाला विहिंग ही था। और नहीं तो तुम कॉलेज के CCTV फुटेज को भी देख सकते हो, उसमें विहिंग का फेस साफ साफ नजर आया था। ऐसा कहकर लैनकुरन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वांग जी और आयुआन वहीं पर खड़े रहते हैं। आयुआन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैड, मम्मा। वांग जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वांग जी आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, बेटा तुम अपने रूम में जाओ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपनी कार लेकर सीधे लैनमैन से बाहर निकल जाता है और मियानमैन के घर पहुँच जाता है। इस वक्त मियानमैन अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी और दोनों ही बातें कर रहे थे। मियानमैन की माँ मियानमैन की तरफ गुस्से से देख रही थी और कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि लैन वांग जी को अपने काबू में रखो। मियानमैन कहती, माँ जब से ये विहिंग का एक्सीडेंट हुआ है ना, वांग जी मेरी बात सुनता ही नहीं है। जब भी उसे कॉल करती हूँ या घर पर बुलाती हूँ, वो हमेशा ये कह देता है वो बिजी है, वो नहीं आ सकता। मैं काफ़ी परेशान हो चुकी हूँ। मियानमैन की माँ अभी भी गुस्से से मियानमैन की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? मैंने तुमसे कहा था उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओ और एक बेबी पैदा करो, उस बेबी की वजह से वो तुम्हारे करीब रहेगा। लेकिन नहीं, तुमने तो क्या किया, तुमने अपना झूठा एक्सीडेंट करवाया और झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मियानमैन कहती है, मैं क्या करूँ माँ, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था जब मैंने ये सुना कि विहिंग ने बेबी को पैदा किया है, विहिंग ने वांग जी की बेटी को पैदा किया है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मुझे बस विहिंग से उस बच्चे को छीनना था। मैं वांग जी को तो पहले ही छीन चुकी थी, लेकिन वो बच्चा, मैं उस बच्चे को वहाँ नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मियानमैन की माँ जब ये सुनती है तो कहती है, ये सब गलत किया है तुमने, देखा ना अब धीरे धीरे वो दोनों ही से विहिंग के करीब जाने लगे हैं। एक दिन तुम वांग जी को और आयुआन दोनों को खो दोगी। मियानमैन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम, क्योंकि विहिंग किसी और से प्यार करता है, वो वांग जी से प्यार नहीं करता और जिससे वो प्यार करता है वो लौट आया है और मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो मेरा ही फ़ायदा है। देखिए ना, मैं वांग जी से शादी नहीं कर सकती थी। वांग जी ने तो कहा था वो अपने अंकल की प्रॉपर्टी वगैरह सब छोड़ देगा और मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन मैंने ही उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ दे। आखिरकार मैं उसकी लाइफ में उसकी प्रॉपर्टी की वजह से तो आई हूँ। विंग सही कहता है, मैं गोल्ड डिगर हूँ और मैं गोल्ड डिगर ही रहना चाहती हूँ। मैं बस फ़ायदा देखती हूँ। एक बार विहिंग वांग जी को छोड़कर अपने लवर के साथ शादी कर ले तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं वांग जी से शादी कर लूँगी और पूरे लैंड मैंसन में मेरा ही राज रहेगा, सारी प्रॉपर्टी बस मेरी ही रहेगी। उसके बाद तो मॉम, आप और मैं बस मज़े ही करेंगे। मैडम जिन जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? मियानमैन हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ माँ, ऐसा ही होगा। देखना, विहिंग वांग जी को छोड़कर किसी और से शादी कर लेगा और मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि विहिंग को रास्ते से ही हटा देती हूँ, इसलिए उस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वो मैंने ही करवाया था, लेकिन वो बच गया और उसकी याददाश्त चली गई। अब तो वो वांग जी को पूरी तरह से भूल चुका है, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि वांग जी उसका हस्बैंड है, आयुआन उसका बेटा है। मैं तो उस दिन का शुक्रगुजार मानती हूँ जिस दिन हमारे कॉलेज में आग लगी थी और वांग जी एक सेमिनार के लिए हमारे कॉलेज में आया था और आग में फंस गया था। बहुत आग थी, मैं आग में नहीं जा सकती थी। मैं देख रही थी कि वांग जी आग में जल रहा है। मैंने एक बार सोचा था कि जाऊँ, फिर मैंने सोचा अगर कहीं मैं जल गई तो और मेरी ब्यूटीफुल बॉडी ख़राब हो गई तो, इसलिए मैं नहीं गई। तभी मैंने देखा एक ओमेगा उस रूम की तरफ बढ़ रहा है और वांग जी को बचा कर लेकर आ गया है और वो वहीं पर बेहोश हो गया। वो भी बहुत बुरी तरह से जल गया था मॉम।
विहिंग के आधी से ज़्यादा बॉडी जली हुई थी, लेकिन वो बुढ़ा कुरेन उसने उसका इलाज करवाया और उनका ध्यान पूरी तरह से विहिंग पर ही था। मुझे पता था, इसलिए मैंने सीधे बांगजी के पास पहुंच गई और बांगजी से कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। यहाँ तक कि मैंने नकली मेकअप करके उसे ये भी दिखाया कि मेरा कितना हाथ जल गया है। और बांगजी देखो बेवकूफ़ कहीं का, उसने यकीन भी कर लिया कि उसको बचाने वाली मैं थी, ना कि विहिंग। ऐसा कहकर मियान मियान हंसने लगती है। तभी मैडम जिन का फेस अचानक से सीरियस हो जाता है। मैडम जिन मेन डोर की तरफ देखने लगती है हैरान होकर। मियान मियान जब ये देखती है तो कहती है, मॉम आप इस तरह से सामने की तरफ क्या देख रही हैं? ऐसा कहकर मियान मियान भी पीछे मुड़कर देखती है तो सामने बांगजी खड़ा था। बांगजी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। बांगजी मियान मियान के पास आता है और एक जोरदार स्लैप मारता है। मियान मियान सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। बांगजी मियान मियान के पास जाता है और कहता है, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई। तुमने मेरी जान इसलिए बचाई थी कि क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास भी कर लिया और उस इंसान को तकलीफ देता रहा जो मुझसे कितना प्यार करता था। इन 7-8 सालों में सिर्फ तुमने मुझसे झूठ ही बोला। तुमने ये कहा कि तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तुम्हारी मेंटली स्टेट देखकर मैं घबरा गया था। डॉक्टर ने कहा कि जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, इसलिए मैं विहिंग की गोद से आयुन को छीनकर तुम्हारे पास ले आया। मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। आयुन विहिंग को माँ नहीं मानता था तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुम्हें अपने माँ मानता था। और तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ झूठ, और मेरा फ़ायदा उठाया। अंकल सही कहते थे, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, लेकिन मुझे विश्वास था अच्छी हो। लेकिन देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मियान मियान और मैडम जी जब ये सब सुनते हैं तो दोनों ही घबरा जाते हैं। मियान मियान घबराते हुए कहते, बांगजी तुम गलत समझ रहे हो। वो तो मैं वहाँ से ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुमने गलत समझा, तुमने गलत सुन लिया। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो बस ऐसे ही। बांगजी गुस्से से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, बस ऐसे ही तुमने 7 साल एक उम्र की लाइफ बर्बाद कर दी। मैं उसको। ऐसा कहकर बांगजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम्हारी वजह से इतने सालों तक उसको मैं बस इग्नोर करता आया। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता हूँ। वो सिंपल रहता था, मेरी हर ज़रूरतों का ख्याल रखता था, लेकिन मैं फिर भी उसे इग्नोर कर दिया करता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ तक अपने बच्चे तक को लाकर तुम्हें दे दिया ताकि तुम खुश रहो। और तुमने क्या किया? मेरे दिल से खेल गई। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मियान मियान, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी, उसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं उससे किस मुँह से माफ़ी मांगूँ? उससे मैं माफ़ी मांगूँगा, अभी तो उसे याद ही नहीं है कि मैंने उसके साथ क्या किया है। वैसे भी वो मुझे अपना हस्बैंड मानता ही नहीं है। ये सही हो रहा है, मेरे साथ सही हो रहा है। लेकिन गुस्से से बांगजी मियान मियान की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। मियान मियान कहती, बांगजी तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे मैं उसके पास तुम्हें रहने देती, इसलिए मैंने ये सब किया। बांगजी गुस्से से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, अब मैं नहीं छोड़ने वाला तुम लोगों को। तुमने मुझसे मेरे हस्बैंड को दूर रखने की कोशिश की, मैं अब क्या करता हूँ ये तुम देख लेना। ऐसा कहकर गुस्से में बांगजी वहाँ से जाने लगता है। मियान मियान जल्दी से बांगजी का हाथ पकड़ लेती और कहती, बांगजी ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर मियान मियान बांगजी को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन बांगजी फिर से उसे जोरदार धक्का मारता है और वो सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। फिर से बांगजी वहाँ से जाने लगता है। अचानक से रुक जाता है और पूरे मेंशन को घूर कर देखता है और कहता है, ये सब जो भी तुम्हारे पास है ना, सब मेरा ही दिया हुआ है ना। देखो मैं कैसे सारी चीज़ अपनी वापस लेता हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कहीं और नहीं जाने दूँगा। ऐसा कहकर बांगजी वहाँ से चला जाता है। बांगजी जैसे ही वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार में बैठता है, अपना फ़ोन निकालता है, रोते हुए किसी को कॉल लगाता है और उसके बाद कहता है, मेरा काम हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर बांगजी अपनी कार को सीधे एक बार में ले जाता है। बार में जाकर वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी देर हो जाती है, बस बांगजी ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था और याद करने लगता है कि इतने सालों में उसने विहिंग के साथ किस तरह से बिहेवियर किया था, किस तरह से विहिंग को इग्नोर किया था, किस तरह से विहिंग उससे बातें करने की कोशिश करता था और बांगजी हमेशा इग्नोर करके चला जाया करता था या गुस्सा दिखाया करता था। विहिंग से कभी ढंग से बात ही नहीं करता था। और आज बांगजी विहिंग से बात करना चाहता है, अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विहिंग के पास जाए और विहिंग से माफ़ी मांगे। बांगजी वहाँ से पूरी तरह से टल्ली होकर बाहर निकलता है और कार में आकर बैठ जाता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कुछ ही दूर चला था कि अचानक से वो अपनी कार रोक देता है और कार से बाहर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
तभी अचानक वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। वांग जी बारिश की तरफ देखता है और कहता है मुझे रोने का भी हक नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करने लगता है और बीच रोड पर ही बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से विहिंग का नाम बुलाने लगता है। वांग जी वहीं पर बैठे बैठे रोता रहता है और बारिश हो रही थी। वांग जी वहीं पर बैठा था और आसमान की तरफ देखता है। तभी अचानक उसके ऊपर एक छतरी आ जाती है। वांग जी जब ये देखता है तो उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जिसने उसके ऊपर छतरी की थी। वांग जी उस पर्सन की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है। वो पर्सन भी वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है अब घर चलें। वांग जी नाव में सर हिलाता है और कहता है आज पता नहीं क्यों घर जाने को मन नहीं कर रहा है। तभी वो पर्सन कहता है अपने घर ना सही मेरे घर तो चल सकते हो ना। वांग जी नाव में सर हिला देता है और कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। वो पर्सन कहता है इस तरह बारिश में भीगोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, चलो घर चलते हैं। वांग जी मना कर देता है और कहता है मुझे कहीं नहीं जाना। वो पर्सन वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ मेरे घर। ऐसा कहकर वो पर्सन अपने साथ वांग जी को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और वांग जी को काउच पर बैठा देता है। वांग जी अभी भी रो रहा था। वो पर्सन जल्दी से एक टॉवल लेकर आता और वांग जी को दे देता है और कहता है अपने आप को क्लीन करो, तुम पूरी तरह से भीग चुके हो। वांग जी नाव में सर हिला देता है और कहता है मुझे ऐसे ही रहने दो। वो पर्सन कहता है तुम बीमार पड़ जाओगे, पहले खुद को क्लीन करो। ऐसा कहकर वो खुद ही आ जाता है और वांग जी के हेयर को पोंछने लगता है। वांग जी उसे घूर कर देखता है और कहता है क्या मैं उसकी माफ़ी डिजर्व करता हूँ। तभी वो पर्सन मुस्कुरा देता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम उसकी माफ़ी कभी भी डिजर्व नहीं करते हो। तुमने अब तक क्या किया है उसके साथ तुम्हें पता है ना। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ अब एहसास हो रहा है मुझे, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। नियो सेन कहता है तुमने तो उसे बहुत साल पहले ही खो दिया था, जब तुम्हारी लाइफ में वो आया था तुमने उसकी कदर ही नहीं की। वो बहुत अच्छा था, तुम्हें पता है वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था, उसे हमेशा मैंने तकलीफ़ें देखी है, तुम्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो उधर से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है नियो सेन क्या क्या वो सच में मुझे माफ़ नहीं करेगा। नियो सेन उसकी तरफ देखता है और कहता है मैंने सुना है कि अगर दिल से माफ़ी मांगो तो शायद माफ़ी मिल सकती है। वांग जी कहता है क्या सच में। नियो सेन कहता है हाँ, लेकिन अगर मैं विहिंग की जगह होता तो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आता हूँ। वांग जी मना कर देता है और कहता है मुझे कुछ नहीं पीना। नियो सेन कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी और तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, पहले मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर नियो सेन किचन में चला जाता है और वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आ जाता है और वांग जी के सामने रख देता है और कहता है पियो इसे। वांग जी मना करता है लेकिन नियो सेन कॉफ़ी मग उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है पहले पियो फिर बात करते हैं। वांग जी नियो सेन की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर वांग जी अपने सीने पर हाथ रख देता है। नियो सेन कहता है इतना ही दर्द, कहीं इससे भी ज़्यादा दर्द उसको भी हुआ था। तुम्हें पता है जिस दिन तुम्हारी तुम दोनों की एनिवर्सरी थी, जिस दिन विहिंग का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मैं विहिंग के साथ था। वांग जी हैरान होकर नियो सेन की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या। नियो सेन हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ उस दिन मैं उसके साथ था। तुम्हें पता है मैं किसी काम से मॉल में गया था, मैंने वहाँ पर विहिंग को देखा, वो किस तरह पूरे मॉल में अकेले घूम रहा है। मैंने आज तक कभी भी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मनाई ना, लेकिन कभी विहिंग का कवर्ड खोल कर देखा है, उसमें हर साल का गिफ्ट रखा रहता है। इस साल भी उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था, 2 कपल रिंग, लेकिन कभी उसे तुम्हें देने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो गिफ्ट को लेकर मुस्कुरा रहा था और कहा था कि अगले साल दे देगा अगर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसकी लाइफ में क्या सब कुछ ठीक रहता है, नहीं। वो वहाँ से चला गया बीच पर और वहाँ पर उसने बहुत ड्रिंक किया और ड्रिंक करने के बाद उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई। उसने इतना ड्रिंक कर रखा था कि उसे मेरा फेस नज़र ही नहीं आया, उसको सब कुछ ब्लरी नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्टोरी बताई मुझे। वो बहुत दर्द में था उस दिन, मुझे ऐसा लग रहा था वो उसका आखिरी दिन है और सच में वो उसका आखिरी दिन ही हुआ। उसने कहा था ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। मुझे क्या पता कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैं उसके साथ नहीं गया। अब जो विहिंग है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तुम्हें पता है ये वाला विहिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये कभी नहीं रोता और वो विहिंग हमेशा रोता था, अपने प्यार के लिए रोता था, अपने बच्चे के लिए रोता था, रात रात भर जागा रहता था तुम्हारे लिए। और तुम हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे, उससे ढंग से बात नहीं किया करते थे, उससे कभी ये नहीं कहते थे कि तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो हमेशा ये कोशिश करता था कि तुम्हारे पास आए, तुमसे पूछे। जब भी हम दोनों तुम्हारे लैंड मेंशन में जाते थे वो भागते हुए तुम्हारे पास आता था, तुम्हारा बैग लेता था, कोट लेता था और तुम्हारी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा कर कहता था तुम्हारा दिन कैसा गया, और तुम उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाया करते थे। उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, तुम पर बहुत गुस्सा भी आता था। तुम्हें पता है
विहिंग को मैं कॉलेज टाइम से जानता था, मैं उसका सीनियर था, लेकिन वो बहुत अच्छा था, या ये कहूँ। ऐसा कहकर नियो सिंह अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, वो मेरा क्रश था। जब मैंने पहली बार उसे देखा था ना, तो अचानक से मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग आई। मुझे लगा मैं उसे प्रपोज़ कर दूँ, लेकिन उस वक्त मेरा लास्ट ईयर चल रहा था। मैंने सोचा मैं कुछ बन जाऊँ, उसके बाद उसे प्रपोज़ करूँगा। लेकिन जब तक मैं वापस लौटा तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, और वो भी किसके साथ? तुम्हारे साथ। मुझे उसके लिए हमेशा बुरा लगता था। अपनी आंखों के सामने अपने क्रश को इस तरह से टूटता बिखरता देखता था तो बहुत बुरा लगता था। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान होकर नियो सेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या तुम विहिंग को पसंद करते थे? नियो सेंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ मैं उसे अभी भी पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ अब वो मेरा नहीं हो सकता। लेकिन देखो ना, उसकी लाइफ में उसका क्रश वापस आ चुका है और एक ना एक दिन वो उसके पास ही चला जाएगा। वांगजी घूर कर नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। वो अभी तक लीगली मेरा हस्बैंड है, उसकी और मेरी शादी हुई है। नियो सेंग जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें अब याद आ रहा है कि तुम्हारी और उसकी शादी हुई है? तब कहाँ थे जब तुम उसे तकलीफ़ दे रहे थे? तब कहाँ थे जब वो रात रात भर तुम्हारे लिए रोता था? तब कहाँ थे जब तुमने उससे उसका बच्चा छीन लिया और उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा भी नहीं? और आज कह रहे हो तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगे? वो खुशी डिजर्व करता है वांगजी, और उसे खुश रहने दो। उसकी खुशियाँ उससे मत छीनो। अगर सुयांग उसका प्यार है तो उसे उसके प्यार के पास जाने दो। वो कहते हैं ना, अगर हम किसी को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी में ही हमें खुश रहना चाहिए, ना कि उसे दुख पहुँचा कर खुश। तो विहिंग से दूर हो जाओ। अगर विहिंग सुयांग के साथ रहना चाहता है, उसके साथ खुश रहना चाहता है, तो उसे खुश रहने का पूरा हक है वांगजी, उसे खुश रहने दो। ऐसा कहकर नियो सेंग वहाँ से जाने लगता है। वांगजी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है, अगर वो मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं सच में मर जाऊँगा। नियो सेंग, तुम जानते हो ना, तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि वो उस दिन। ऐसे कहकर वांगजी अपनी नज़र नीचे कर लेता है। नियो सेंग वांगजी की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, मुझे पता है। ऐसे रोते हुए तुम एक दिन और आए थे मेरे पास, जिस दिन तुम्हारी वेडिंग नाइट थी। उसके अगले दिन तुम इसी तरह से रो रहे थे। वांगजी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, हाँ मैं उसके साथ वो सब नहीं करना चाहता था। पता नहीं उस दिन अचानक से मुझे क्या हो गया और मैं एकदम बीस्ट बन गया और मैंने उसके साथ फोर्स कर दिया। मैं उसके साथ फोर्स नहीं करना चाहता था नियो सेंग, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नियो सेंग कहता, हाँ मैं जानता हूँ तुम उसे फोर्स नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी बॉडी अलग तरह से ही रिएक्ट हो चुकी थी, ये मैं भी जानता हूँ। तुम्हें उस दिन ड्रग्स दिया गया था। वांगजी हैरान होकर नियो सेंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? नियो सेंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और साथ में अंधे भी। तुमने कभी अपने आसपास किसी चीज़ को ध्यान से देखने की कोशिश की है? तुमने देखा है कि म्यानम्यान किस तरह की है? नहीं, म्यानम्यान तुम्हारे सामने अच्छा बनती थी तो तुम्हें म्यानम्यान अच्छी लगती थी, लेकिन तुम्हारे सामने तो विहिंग ही अच्छा बनता था, तो तुम्हें विहिंग अच्छा क्यों नहीं नजर आया? उस दिन जब तुम मेरे पास रोते हुए आए थे और तुमने कहा था कि तुमने विहिंग के साथ क्या किया है और तुम रहे थे तो तुम बेहोश हो गए थे। उस वक्त मैंने डॉक्टर को बुलाया था और डॉक्टर ने तुम्हारा ब्लड सैंपल लिया था, जिसमें पता चला था कि तुम्हें ड्रग्स दिया गया है। तुम्हें ड्रग्स कौन दे सकता है वांगजी? ज़रा दिमाग पर लगा कर देखो। वांगजी कहता, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा। उस वक्त विहिंग से शादी करने के बाद मैं गुस्से में वहाँ से सब कुछ छोड़कर चला गया था और सीधे म्यानम्यान के घर पहुँचा था। म्यानम्यान उस वक्त बहुत रो रही थी तो मैं म्यानम्यान को संभाल रहा था। ऐसा कहकर वांगजी चुप हो जाता है और उसके बाद नियो सेंग कहता है, उसके बाद क्या हुआ? नियो सेंग की तरफ वांगजी देखता है और कहता है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसके बाद मैं वापस घर आ गया था और आने के बाद जब मैं विहिंग से मिलने उसके रूम में गया तो अचानक से रुक जाता है। उसके बाद कहता है, म्यानम्यान की माँ, उन्होंने मुझे ड्रिंक ऑफ़र किया था। मैंने पहले मना कर दिया था, लेकिन म्यानम्यान ने खुद ही वो ड्रिंक मुझे ज़बरदस्ती के पिला दिया था। नियो सेंग कहता है, तुम अंधे हो और कुछ नहीं, और बेवकूफ़ी। मैंने कहा ना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम पता नहीं इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन चुके हो। वांगजी जब ये सुनता है तो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। नियो सेंग वांगजी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वांगजी नियो सेंग को घूर के देखता है और कहता है, जब तुम्हें ये सच्चाई पहले ही पता चल गई थी कि मुझे ड्रग्स दिया गया है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? नियो सेंग कहता है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में म्यानम्यान की पट्टी बंधी हुई थी, जिन्हें उतारने की मैं बहुत कोशिश कर रहा था और मैं थोड़ा सेल्फिश भी हो गया था। वांगजी हैरान होकर नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, सेल्फिश कैसे? नियो सेंग कहता है, मैंने उम्मीद की थी कि अगर तुम कभी विहिंग को छोड़ देते हो तो मैं विहिंग से शादी कर लूँगा, लेकिन एक दिन मैं विहिंग से मिला था तो विहिंग ने बताया कि वो तुमसे प्यार करने लगा है
और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और ना ही इसलिए मैंने विहिंग को कभी बताया ही नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा था। मुझे लगा था कि विहिंग के नेचर को देखने के बाद एक ना एक दिन तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन नहीं। तुम्हें क्या कहूँ, अब मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी भी आ रही है, रोना भी आ रहा है, तरस भी आ रहा है, मुझे सब आ रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। हाँ, तुम थक चुके हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वांग जी कहता मुझे भूख नहीं है। न्यू सेंग कहता है कपड़ों की बात कर रहा हूँ, गीले कपड़ों में बैठे हो, ठंड लग जाएगी। ऐसा कहकर न्यू सेंग सीधे अपने रूम में चला जाता है और वांग जी के लिए कपड़े लेकर आ जाता है। वांग जी कपड़ों को देखता है, उसके बाद न्यू सेंग की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम आज भी विहिंग से प्यार करते हो? न्यू सेंग कहता है हाँ करता हूँ, क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे उसकी खुशियाँ छीन लूँ, मैं उसे खुश देखकर ही खुश हूँ। ऐसा कहकर न्यू सेंग अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। न्यू सेंग रुक जाता है और कहता है कपड़े चेंज कर लेना, नहीं तो सच में ठंड लग जाएगी। ऐसा कहकर न्यू सेंग अपने रूम में चला जाता है। उधर वांग जी कपड़ों की तरफ देखता है और उसे चेंज कर लेता है और काउच पर ही लेट जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आफ्टरनून हो चुका था, लेकिन वांग जी तो अभी भी सोया हुआ था। न्यू सेंग 2 बार को जगा के जा चुका था, लेकिन वांग जी उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी अभी तक सो रहा था। अचानक से उसके फ़ोन पर रिंग बजने लगती है। वांग जी अचानक से उठ जाता है और अपने फ़ोन की तरफ दिखता है तो वो आयुआन का कॉल था। वांग जी फ़ोन पिक करता है और कहता है हेलो आयुआन, क्या हुआ? आयुआन कहता है डैड आप कहाँ हो? आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? कल रात को आप घर से गए थे। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है आयुआन मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं इवनिंग तक घर आ जाऊँगा। आयुआन कहता है नहीं डैड, अगर आप इवनिंग में आए तो देर हो जाएगी। आपको पता है चिंग चिंग के डैड और उनके ग्रैंडपा आए हैं और ग्रैंडपा से मॉम की और चिंग चिंग के डैड की शादी की बात चल रही है। डैड आप जल्दी घर आ जाइए। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता क्या? आयुआन कहता हाँ डैड, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, आप जल्दी घर आ जाइए, नहीं तो मॉम की शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, आप जल्दी आइए ना। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से फ़ोन कर देता है। न्यू सेंग इस वक्त किचन में कुछ बना रहा था। अचानक से बाहर आ जाता है और कहता है तुम उठ गए? सुबह से 2 बार जगा चुका हूँ, लेकिन तुम तो ऐसे कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो जैसे कि कोई फिक्र ही नहीं हो। वांग जी कहता वो विंग की शादी स्वयं से तय हो रही है। न्यू सेंग जब सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और कहता है रियली, ये तो अच्छी बात है। वांग जी न्यू सेंग को घूर कर देखता है और कहता है तो इस बात पर तुम खुश क्यों हो रहे हो? न्यू सेंग कहता है खुश तो होगा ना, आखिरकार विहिंग की लाइफ में उसकी खुशियाँ वापस आ रही हैं। वांग जी अपना मुंह बना लेता है और जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। न्यू सेंग कहता है अरे मैंने लंच तैयार कर दिया, कम से कम लंच तो करके जाओ। वांग जी फिर से उसे घूर कर देखता है और कहता है अगर यहाँ लंच करने बैठ गया ना तो वहाँ मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मुझे किसी भी हाल में शादी रोकनी है। ऐसा कहकर वांग जी सीधे वहाँ से निकल जाता है। न्यू सेंग के फेस पर डेविल स्माइल आ जाता है और कहता है जाओ जाओ, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तुमने जो कर्म किया है ना वांग जी, उसकी सज़ा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी, और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सज़ा जरूर मिले। ऐसा कहकर न्यू सेंग फिर से किचन की तरफ चला जाता है और कहता है उफ, इसके चक्कर में मेरा नूडल भी जल गया। ऐसा कहकर न्यू सेंग अपने नूडल की तरफ देखता है जो इस वक्त काला कलोटा बन चुका था। वांग जी जल्दबाजी में न्यू सेंग के घर से निकल जाता है। वांग जी की कार उसके पास नहीं थी, इसलिए वो टैक्सी करके सीधे लैंड मैंसन में पहुँचता है। जैसे ही वांग जी लैंड मैंसन के अंदर आता है तो देखता है कि वहाँ पर सुयांग की फैमिली थी। सुयांग की माँ, सुयांग के फादर और सुयांग और चिंग चिंग लैंडकुरन उनसे हंस कर बातें कर रहे थे। वांग जी जल्दी से वहाँ आ जाता है। आयुआन एक साइड खड़ा था, बिंग भी उनसे हंस कर बातें कर रहा था। जैसे ही बिंग की नज़र वांग जी पर पड़ती है तो कहता है ओल्ड मैन कहाँ गए थे तुम? कल रात से गायब थे अचानक से। वांग जी कुछ भी नहीं कहता और कहते यहाँ क्या चल रहा है? लैंडकुरन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं यहाँ वो एक्चुअली में बिंग के लिए रिश्ता आया है, तो हम लोग शादी की बात कर रहे हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है विहिंग की शादी ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अंकल? और अभी तक मैंने विहिंग को डिवोर्स नहीं दिया है। लैंडकुरन कहते हैं हाँ पता है तुमने डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्द तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। उसके बाद विहिंग की शादी कहीं ना कहीं तो करनी है ना मुझे, क्योंकि मैं विहिंग को अपना बेटा मानता हूँ और सुयांग से अच्छा लड़का मुझे कहीं नहीं मिलेगा। वांग जी गुस्से से लैंडकुरन की तरफ देखता है और कहता है मैं कभी उसे डिवोर्स दूंगा ही नहीं। लैंडकुरन कहते हैं तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं तो उसे डिवोर्स दिलवा कर रहूँगा। फिर वांग जी विहिंग की तरफ मुड़ जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ऑलरेडी हस्बैंड है और तुम मुझे डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर रहे हो। विंग कहता है मुझे तो याद ही नहीं है कि कब हमारी शादी हुई है, बस वेडिंग फ़ोटो दिखा दी, वो तो एडिटिंग करके भी बनाया जा सकता है। वांग जी कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं सुयांग को कितना पसंद करता हूँ और मैं सुयांग से ही शादी करना चाहता हूँ। ऐसा करके विंग जल्दी से सुयांग के पास चला जाता है और सुयांग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे सुयांग चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इस तरह से मुझे डिवोर्स देकर अपने बच्चे को छोड़कर और मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग कहता है बच्चा? कौन सा बच्चा?
वांग जी कहता है, आयुआन तुम उसे भूल गए हो, वो तुम्हारा बेटा है। आयुआन साइड में ही खड़ा था और विंग की तरफ देख रहा था। आयुआन की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ चुके थे। विंग एक बार घूर कर आयुआन की तरफ दिखता है और कहता है, लेकिन मुझे ऐसा एहसास क्यों नहीं है। हाँ, माना कि मैंने उसे बर्थ दिया है, लेकिन मेरे अंदर एक जो ममता वाली फीलिंग आती है वो उसे देखने के बाद क्यों नहीं आती है। मेरे दिल में उसके लिए दर्द क्यों नहीं होता है। मैं उसका माँ हूँ, मैंने उसे बर्थ दिया है, तो मुझे एहसास तो होना चाहिए ना। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं होता। लेकिन चिंग को देखने के बाद मेरे दिल में अचानक से उसके लिए प्यार उमड़ आता है। तो मैं क्या करूँ। मैं चिंग और सुयांग के साथ ही खुश रहूँगा। तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो। और तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। मियान वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे छोड़ दो, बस मुझे बख्श दो, मुझे मेरे प्यार के साथ जाने दो। तभी लैंड कुरन अपनी जगह से खड़े होते हैं और सीधे अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो एक पेपर लेकर बाहर आते हैं और उस पेपर को वांग जी की तरफ बढ़ा देते हैं। वांग जी हैरान होकर लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये क्या है। लैंड कुरन कहते हैं, तुम्हारा और विहिंग का डिवोर्स पेपर। तुम्हें याद है बहुत साल पहले तुमने खुद ही इन डिवोर्स पेपर पर साइन करके दिया था और कहा था कि मुझे विहिंग से डिवोर्स चाहिए। उन पेपर को मैंने उस वक्त फेंका नहीं था, मैंने संभाल कर रख दिया था। अब बस इसमें विहिंग अगर साइन कर दे तो तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर वांग जी उस डिवोर्स पेपर को लेने की कोशिश करता है, लेकिन लैंड कुरन उससे पहले ही विहिंग के हाथ में दे देते हैं और कहते, बेटा साइन कर दो। विंग जब ये सुनता है तो उन पेपर को ले लेता है और उनमें साइन करने वाला था। वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम उन पर साइन नहीं करोगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अगर मैं साइन करने से तुमसे आज़ाद हो सकता हूँ तो मैं तो आज़ादी होना चाहूँगा ना ओल्ड मैन। ऐसा कहकर विंग साइन करने जा रहा था। वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी लैंड कुरन अपने गार्ड्स को बुला लेते हैं और कहते हैं कि वांग जी को पकड़ो। गार्ड्स वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी उनसे छूटने की कोशिश करता है और विंग से कहता है, नहीं विंग, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे इस तरह से डिवोर्स नहीं दे सकते। विंग वांग जी की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो दूंगा। ऐसा कहकर विंग उन पेपर पर साइन करने जाता है, लेकिन तभी आयुआन विंग के पास आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मॉम प्लीज़ साइन मत कीजिए, मुझे और डैड को छोड़कर मत जाइए। विंग जब ये सुनता है तो आयुआन को अपने से दूर करता है और उन पेपर को लेता है और उनमें साइन कर देता है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर आयुआन के भी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग उन पेपर को लेता है और अंकल की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, अंकल लीजिए, मैंने साइन कर दिया है। लैंड कुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने, अब तुम इन दोनों से आज़ाद हो। अब तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और तुम्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है ना। विंग हल्के से मुस्कुरा देता है और हाँ में सर हिला देता है और कहता है, आपने सही कहा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। लैंड कुरन कहते हैं, जब भी मेरी याद आए तो मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। विंग हल्के से मुस्कुरा देता है। सुयांग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग अपना सामान पैक कर लो, अब तुम मेरे साथ मेरे घर पर आओगे। वांग जी जब ये सुनता है तो मना करता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, विंग तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। लैंड कुरन वांग जी को घूर कर देखते हैं और कहता है, क्यों नहीं रहेगा, अब उसकी शादी उसके साथ होने वाली है, वो इस घर में रहकर क्या करेगा। वांग जी नाम में सर हिलाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, ठीक है अंकल, मैं अभी अपना सामान पैक कर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग सीधे वांग जी के रूम में चला जाता है और 2 लगेज को लेकर बाहर आ जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वांग जी की बातें विंग बिल्कुल इग्नोर कर देता है और सुयांग के पास आ जाता है और कहता है, चले। सुयांग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है, चलते हैं। उसके बाद विंग जल्दी से चिंग को अपनी बाहों में ले लेता है और सुयांग विंग का लगेज ले लेता है और उसके बाद सुयांग अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है और कहता है, मॉम डैड चले। अब वो दोनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग लैंड कुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ये इतने दिन मैं आपके साथ रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे ना, और मेरी शादी में तो आएंगे ना। लैंड कुरन कहते हैं, पूरी शादी की तैयारी मैं करवाऊंगा, तुम जाओ। ऐसा कहकर लैंड कुरन मुस्कुरा देते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद सुयांग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी और आयुआन दोनों ही रो रहे थे। वांग जी मना करता है, विंग इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, विंग प्लीज़। ऐसा कहकर वांग जी उन गार्ड से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और उधर विंग सुयांग के साथ उसकी कार में आकर बैठ जाता है। सुयांग की कार लैंड मैंसन से बाहर निकल चुकी थी। उधर वांग जी खुद को गार्ड से छुड़ा चुका था और वो लैंड मैंसन से बाहर की तरफ भागता है। वांग जी जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचता है तो देखता है सुयांग की गाड़ी चल रही थी। वांग जी उस कार के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, विंग इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ विंग। ऐसा कर वांग जी दौड़ रहा था, लेकिन सुयांग की कार उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुकी थी। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ चुका था और फूट फूट कर रोने लगा था। वांग जी काफ़ी देर वहीं पर अपने घुटनों के बल बैठा रहता है और रोता रहता है। कुछ देर बाद लैंड कुरन वांग जी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं,
अब तुम्हें महसूस हो रहा है तुमने क्या खोया है। वांग जी रोते हुए लैंकुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल प्लीज़ उसे वापस ले आइए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए अंकल। प्लीज़ आप विहीन को वापस ले आइए। उसे कहिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़। लैंकुरन वांग जी की तरफ देख मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। अब वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। मैंने तुमसे कहा था वक्त रहते संभल जाओ, लेकिन नहीं, उस वक्त तुम मेरी बात को इग्नोर कर दिया करते थे और उस म्यान को इस घर में लेकर आया करते थे। कितनी बार हम दोनों में बहस भी हुई। मैंने तुम्हें कहा था कि विहीन तुम्हारा हस्बैंड है, उसका थोड़ा ख्याल रखो, लेकिन तुमने कहा था कि तुम इस ज़बरदस्ती की शादी को नहीं मानते। तुम उसे इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो क्योंकि उसे मैं लेकर आया था। जब उसे मैं लेकर आया हूँ तो मैंने ही उसे वापस भेज दिया। पहले तो तुम उससे प्यार नहीं करते थे, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। अचानक ऐसा क्या हो गया? अब तुम्हें म्यान की सच्चाई पता चल गई तो तुम उससे प्यार करने लगे। ये नाटक छोड़ो वांग जी, अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा और ना उसे आना चाहिए। अब तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम उससे प्यार करते हो। ये सब दिखावा है वांग जी। तुम्हारी लाइफ में और भी लड़कियाँ आ जाएगी और भी ओमेगा आ जाएगा, उसे भूल जाओ। ऐसा कहकर लैंकुरन वहाँ से जाने लगते हैं। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता, नहीं अंकल, मैं उसे भूल नहीं सकता और ना ही मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई और आएगा। मैं उसे अपने पास वापस लेकर आऊँगा। लैंकुरन मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, कोशिश करके देख लो, अगर वो वापस आ जाए। अच्छी बात तो ये है कि उसे कुछ याद ही नहीं है इतने सालों में उसके साथ क्या हुआ। वो अपनी याददाश्त खो चुका है और अब वो सुयांग के साथ बहुत खुश है, तो उसे खुश रहने दो। ऐसा कहकर लैंकुरन मैंसन के अंदर वापस आ जाते हैं। आईवान रोते हुए वांग जी के पास आ जाता है और कहता, डैड क्या मॉम कभी वापस नहीं आएंगी? वांग जी आईवान की तरफ दिखता है और कहता, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ को वापस लेकर आऊँगा। जानता हूँ बहुत गलतियाँ कर दी है, उसके लिए मैं माफ़ी डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं विहीन को वापस लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी आईवान को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर लैंड मैंसन में वापस आ जाता है और आईवान को उसके कमरे में छोड़ देता है और कहता, बेटा तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हें इवनिंग में मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। आईवान वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता, डैड आप तो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वांग जी जब ये सुनता है तो उसका दिल बैठ जाता है। वांग जी आईवान के पास बैठ जाता है और कहता, नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हारी माँ को जाने दूँगा। भले ही हम दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा ना हो, लेकिन हम दोनों में पेरेंट्स हैं। वो उसे याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊँगा कि तुम उसके बेटे हो। तुम यहाँ पर रहो, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, मैं सावधान ज़रूर आ जाऊँगा। कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी लैंड मैंसन से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। उसे विहीन को वापस लाना है, लेकिन वो किस तरह से लेकर आए? विहीन उसे छोड़कर जा चुका है, अब वो किसी और के साथ है। वांग जी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सीधे नियोसेंग के अपार्टमेंट में पहुँच जाता है और नियोसेंग के डोर का बेल रिंग करता है। नियोसेंग इस वक्त फिर से किचन में था और अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। नियोसेंग कॉफ़ी का मग लेकर बाहर आता है और कहता है, इस वक्त कौन आया होगा? फिर अपने मन में कहता, और कौन आएगा, टूटा हुआ आशिक के अलावा और कौन हो सकता है? ऐसा कहकर नियोसेंग डोर ओपन कर देता है तो सामने वांग जी खड़ा था। वांग जी की आंखें काफ़ी ज़्यादा स्वैलन हो चुकी थी। नियोसेंग वांग जी की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, तुम दिल टूटे आशिक की तरह क्यों नजर आ रहे हो? वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे नियोसेंग? नियोसेंग कहता है, तुमने खुद का मजाक खुद ही बनाया है, तो मैं क्या करूं? वांग जी घूर कर नियोसेंग को देखता है और अंदर की तरफ धक्का देता है और रूम के अंदर आ जाता है। नियोसेंग कहता है, मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा था। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे रोकोगे? नियोसेंग कहता है, नहीं, तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? वांग जी कहता है, फालतू की बकवास करना बंद करो नियोसेंग, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। तुम्हें पता है विहीन ने मुझे डिवोर्स। ऐसा कहकर वांग जी रुक जाता है। नियोसेंग कहता है, क्या सच्ची? उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया? ये काम तो उसे बहुत साल पहले करना चाहिए था, लेकिन उसने अब जाकर किया। अच्छा काम किया। वांग जी जब नियोसेंग की इस तरह की बातें सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है? नियोसेंग कहता है, और क्या, मुझे तो अच्छा लगेगा ही ना, आखिरकार वो तुम्हारे चुंगल से आज़ाद तो हो गया। वांग जी जब नियोसेंग की इस तरह की बातें सुनता है तो अचानक से शांत हो जाता है और चुपचाप काउच पर जाकर बैठ जाता है और फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नियोसेंग वांग जी की तरफ देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके हाथ में अभी तक वही कॉफ़ी का मग था। नियोसेंग ने उसे पिया नहीं था, इसलिए वो वांग जी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, पहले इसे पियो, शांत हो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ है। वांग जी कॉफ़ी की तरफ देखता है और एक सिप लेता है और उसके बाद सारी बातें बताना स्टार्ट कर देता है। नियोसेंग कहता है, ये तो होना ही था ना वांग जी, मैंने तुम्हें बहुत पहले समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तो ये हो ही रहा है। विहीन अगर खुश है तो उसे खुश रहने दो। वांग जी कहता, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। नियोसेंग एक पल के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद फिर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तो फिर ठीक है,
उसका दिल दोबारा जीतने की कोशिश करो। पहले वो तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार उसके दिल से मिट चुका है, तो वही प्यार को जगाने की कोशिश करो, लेकिन अच्छे से। इस बार पहले की तरह मत करना, उसे इग्नोर मत करना। ये तुम्हारा लास्ट चांस है वांग जी। प्लीज़ अच्छे से उसको वापस लाने की कोशिश करो। अगर उसका दिल सच में तुमसे प्यार करता होगा ना, तो वो तुम्हारे पास ज़रूर आ जाएगा। वांग जी जब ये सुनता है तो नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये सच में होगा? नियो सेंग कहता है, पहले उसकी दिल जीतने की तो कोशिश करो। तुमने अभी तक कभी ट्राई किया है उसका दिल जीतने का? वांग जी नाम में सर हिला देता है और कहता, नहीं, मुझे नहीं पता उसका दिल मैं कैसे जीतूँ। प्लीज़ नियो सेंग, कुछ तो हेल्प करो। नियो सेंग आसमान की तरफ देखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? वांग जी की बात सुनने के बाद नियो सेंग कहता, बिल्कुल भी नहीं। अपना खुद का दिमाग लगाओ। तुम्हें उसका दिल जीतना और मुझसे आकर पूछ रहे हो कि मैं जिस ओमेगा से प्यार करता था, जिस पर मेरा क्रश था, उसका दिल जीतने का तुम्हें नुस्खा बताऊंगा मैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, खुद जाकर अपना दिमाग लगाओ। ऐसा कहकर नियो सेंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी नियो सेंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता, प्लीज़ मेरे दोस्त नहीं हो, प्लीज़ मेरी हेल्प नहीं करोगे? नियो सेंग अपना गहरी सांस छोड़ता है और कहता, ठीक है। उसके बाद नियो सेंग कुछ कुछ वांग जी को बताने लगता है। वांग जी को कुछ कुछ समझ में आता है और कुछ कुछ हैरान होकर वांग नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है, ये सब भी करना पड़ेगा? नियो सेंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी बस की इसमें से कुछ भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मियान मियान को तुम कैसे खुश करते थे? वांग जी कहता, उसको खुश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। उसके लिए एक महंगा सा गिफ्ट खरीद दो, उसे एक नेकलेस या कुछ भी ऐसा महंगा सामान खरीद दो, वो खुश हो जाती थी। नियो सेंग कहता, तब भी तुम्हें अकल नहीं आया कि वो तुम गोल्ड डिगर है? वांग जी कहता, उस वक्त तो मैं हाँ। नियो सेंग कहता, हाँ मुझे पता है, उस टाइम तुम उसके प्यार में पागल हो गए थे। वांग जी कहता, ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ रहता तो था, लेकिन पता नहीं है, फीलिंग नहीं आती थी। नहीं तो तुम सोचो, 7-8 साल हो गए मैं मियान मियान के साथ था। आज तक मैंने कभी मियान मियान को टच नहीं किया, कभी उसके करीब नहीं गया हूँ। मियान मियान कई बार ट्राई कर चुकी थी, लेकिन मैं हमेशा उससे दूर हो जाता था। और यही क्या, जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक हम दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। नियो सेंग जब ये सुनता कुछ भी नहीं कहता और थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहता है और कहता है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अब जाओ अपने घर जाओ और कल से सब कुछ ट्राई करना। वांग जी कहता है, क्या जाना ज़रूरी है? नियो सेंग घूर कर देखता है और कहता है, क्या मेरे घर पर ही रहने का इरादा है क्या? कल भी मेरे घर पर थे और तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बेटा आइवान इस वक्त अकेला है। जैसे ही वांग जी आइवान का नाम सुनता है तो कहता, मैंने उससे वादा किया। वो रो रहा था बहुत, विंग इस तरह से छोड़कर चला गया, इस वजह से वो रो रहा था, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। नियो सेंग वांग जी को घूर कर देता है और कहता है, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, है ना? अब तक उसने भी कौन सा अच्छा काम किया है? उसने भी तो विंग को तकलीफ ही दी है ना। दोनों बाप बेटे एक जैसे हो, अच्छा हो रहा है, तुम दोनों के साथ अच्छा हो रहा है, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा कहकर नियो सेंग अपना मुँह बना लेता है। वांग जी कहता है, कम से कम ताने तो मत मारो। नियो सेंग कहता है, ताने? मुझे तो तुम्हें मारने को मन कर रहा है, ऐसा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे फेस पर घुसे के ऊपर घुसा बजाता रहूं, लेकिन नहीं कर सकता। बॉस होना, नौकरी से निकाल दिया तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये कहकर नियो सेंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी के फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है, वो दोनों कहाँ पर हैं? नियो सेंग कहता है, जहाँ पर उन दोनों को होना चाहिए वहीं पर है। ये सुनने के बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है और सीधे लैंड मैंशन में आ जाता है। लैंड मैंशन में पहुँचने के बाद वांग जी सीधे आइवान के रूम में जाता है तो देखता है आइवान इस वक्त सो रहा था, लेकिन जब वांग जी उसके पास पहुँचता है तो देखता है आइवान रोते रोते सो गया था। उसकी आंखों के आंसू अभी तक सूखे नहीं थे और पिलो बुरी तरह से भीग चुका था। वांग जी आइवान के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी बेटा, इन सारे की वजह मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें तुम्हारी माँ से दूर कर दिया था और देखो आज तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारी माँ को मैं तुम्हारे पास वापस लेकर आऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैन कुरन इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पर थे और अकेले ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन लैन कुरन को विहिंग की याद आ रही थी। लैन कुरन बार बार विहिंग के चेयर की तरफ देख रहे थे, तभी सुमा वहाँ आ जाती है और कहते हैं, सर आपको विहिंग की याद आ रही है? लैन कुरन हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ, इतने सालों से वो बच्चा मेरे साथ ही तो ब्रेकफास्ट किया करता था, मैं कभी अकेला नहीं पड़ा हूँ उसकी वजह से, लेकिन आज देखो वो मुझे छोड़कर जा चुका है। हमेशा सच चाहता था कि वो चला जाए, लेकिन वो नहीं गया, सिर्फ आइवान की वजह से। लेकिन आज वो चला गया और वो जहाँ भी है खुश रहे, यही मैं चाहता हूँ। ऐसा कहकर लैन कुरन मुस्कुरा देते हैं। सुमा भी हाँ में सर हिला देती है। तब तक वांग जी वहाँ आ चुका था। वांग जी ने आज ऑफिस के कपड़े नहीं पहने थे, वांग जी ने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस पहन रखा था। लैन कुरन जब ये देखते तो हैरान हो जाते हैं। तब तक आइवान भी अपनी स्कूल ड्रेस पहनकर आ चुका था। आइवान अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है, वांग जी भी उसके पास आकर बैठ जाता है। लैन कुरन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। दोनों का फेस सीरियस तो था, लेकिन वांग जी के फेस पर एक चमक थी। लैन कुरन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज तुम ऑफिस नहीं जाने वाले?
वांगजी लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है नहीं अंकल, आज मैं आयुन को छोड़ने उसके स्कूल जा रहा हूँ। लैनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं स्कूल, लेकिन वहाँ से ऑफिस तो जाओगे ना। वांगजी मना कर देता है और कहता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वांगजी अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। आयुन भी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही उन दोनों का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है, वांगजी आयुन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा हो गया। आयुन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांगजी आयुन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मैं तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी आयुन को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। लैनकुरन सुमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं दोनों बाप बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। सुमा कहती मैं कैसे बता सकती हूँ सर, सर क्या मुझे बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। लैनकुरन कहते हैं ये भी बात ठीक है, चलो तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। मुझे पता है ये दोनों बाप बेटे कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेंगे। उधर वांगजी और आयुन दोनों ही कार में बैठे हुए थे। वांगजी आयुन की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। आयुन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है डैड, मैंने मॉम के साथ सच में बहुत गलत किया है ना। हमेशा उनको इग्नोर करता रहा। वो मुझे प्यार करने को आती थी, मैं उन्हें धक्का दे देता था, दुत्कार देता था, लेकिन आज मैं उन्हीं के प्यार के लिए तरस रहा हूँ। वो मेरी फेवरेट डिश बना कर रख देती थी और मैं हमेशा फेंक देता था। मैं कभी खाता नहीं था, मैं हमेशा उन पर गुस्सा करता था, लेकिन आज उन्हें देखने को बड़ा मन कर रहा है। ऐसा कहकर आयुन हल्के से रोने लगता है। वांगजी जल्दी से आयुन के आंसुओं को पोंछ देता है और कहता है तुम्हारी मॉम से ही तो मिलने जा रहा हूँ। आयुन हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में डैड, क्या आप मॉम को सच में वापस लेकर आएंगे। वांगजी कहता है मैं कोशिश कर सकता हूँ, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। आयुन हाँ में सर हिला देता है। वांगजी कहता है तुम्हारी मॉम तो उसी स्कूल में आएगी ना, आखिरकार बच्चों को म्यूजिक से सिखाना है। आयुन कहता है हाँ अब ठीक है डैड, वहाँ मैं मॉम से मिल लूँगा, उन्हें देख लूँगा। ऐसा कहकर आयुन के फेस पर एक स्माइल आ जाता है। वांगजी कार चला ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक फ्लावर शॉप पर जाती है। वांगजी आयुन की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी मॉम को कौन सा फ्लावर पसंद है, तुम्हें कुछ पता है। आयुन कहता है नहीं, मॉम को क्या पसंद है ये तो मुझे नहीं पता। वांगजी आयुन की तरफ देखता है और कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि विहिंग को कौन सा फ्लावर पसंद है, चलो जो पसंद आए वही ले लेते हैं। आयुन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांगजी फ्लावर शॉप पर अपनी कार रोक देता है और आयुन के साथ फ्लावर शॉप में पहुंच जाता है और विहिंग के लिए रेड रोज़ का एक बहुत बड़ा बुके ले लेता है और आयुन की तरफ देखता है और कहता है ये तो तुम्हारी मॉम को पसंद आएगा ना, इतना बड़ा बुके ठीक है ना। आयुन कहता है डैड इससे बड़ा नहीं मिल सकता। वांगजी कहता है देखता हूँ। उसके बाद वांगजी फ्लावर शॉप की तरफ देखता है और कहता है इससे बड़ा बुके होगा। फ्लावर शॉप का ओनर कहता है नहीं सर, सारे फ्लावर तो एक ही बुके में लगा दिया है और तो रेड रोज़ नहीं है हमारे पास, अगर आप कहें तो और फूल लगा दें। वांगजी नाम में सर हिला देता है और कहता है नहीं इसे ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी उस बुके को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। आयुन भी वांगजी के पीछे आकर बैठ जाता है और वांगजी कार को सीधे स्कूल के मेन गेट के सामने रोक देता है। तब तक सुयांग की कार भी वहाँ आ चुकी थी। बिंग सुयांग की कार से नीचे उतरता है और चिंगजिंग को अपनी बाहों में ले लेता है और सुयांग को बाय बोलकर आगे चलने लगता है। वांगजी आयुन दोनों ही इस वक्त कार में बैठे हुए थे। जैसे ही वांगजी ये देखता है कि सुयांग वहाँ से जा चुका है, वांगजी जल्दी से उस बुके को लेता है और आयुन की तरफ देखता है और कहता है चलो तुम्हारी मॉम से मिलना है। आयुन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांगजी कार से बाहर निकलता है और सीधे विहिंग के पास पहुँच जाता है। विहिंग वांगजी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है ओल्ड मैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगजी विंग की तरफ बुके बढ़ा देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए। विंग बुके की तरफ देखता है और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ये मेरे लिए, मगर क्यों। वांगजी कहता है विंग मेरी बात मानो, घर वापस चलो प्लीज़। वांगजी जब इस तरह से बोलता है तो विंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है आप मुझे एक फ्लावर बुके देकर कह रहे हैं कि मैं घर वापस चलूँ और मैं खुशी खुशी आपके साथ नाचते हुए चले जाऊँगा। ओ ओल्ड मैन मुझे लेने आया है, कितनी खुशी की बात है। ऐसा कहकर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आपके साथ घर वापस चलूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना मैं सुयांग को पसंद करता हूँ और मैं सुयांग से शादी करने वाला हूँ। आप ये अपना बुके ले जाइए, ये आपके 2 कौड़ी के बुके के लिए मेरा दिल नहीं झुकने वाला। ऐसा कहकर विंग चिंगचिंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी जल्दी से विंग के सामने आ जाता है और कहता है विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है मैंने कितनी बार बोला है मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं मानता हूँ, तो इस तरह से अधिकार जताना बंद करो ओल्ड मैन। ऐसा कहकर विंग चिंगचिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो चिंगचिंग यहाँ से, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने ही वाला था कि वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और खींचकर विंग की आंखों में देखने लगता है। विंग कहता है ओल्ड मैन ये क्या बदतमीजी है, सब लोग देख रहे हैं, मेरा हाथ छोड़ो। वांगजी कहता है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ने वाला, तुम मेरे हस्बैंड हो, इस तरह से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वांगजी की बात सुनने के बाद विंग कहता है अच्छा तो फिर क्या करोगे। वांगजी सीधे विंग के फेस को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। पूरा स्कूल हैरान होकर वांगजी और विंग को देख रहा था। विंग वांगजी के चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था और वांगजी को धक्का दे जा रहा था, लेकिन वांगजी विंग को एक पल के लिए नहीं छोड़ता और उसे किसी किया जा रहा था। तभी अचानक से वांगजी के फेस पर एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वांगजी सीधे जमीन पर गिर जाता है। वांगजी उठकर देखता है तो सामने सुयांग था। सुयांग गुस्से से वांगजी को घूर रहा था और कहता मिस्टर लैन
ये क्या बदतमीजी है? आपको पता है ना विंग मेरा होने वाला हस्बैंड है और आप उसके साथ ये क्या कर रहे थे? वांग जी जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुराता है और कहता है वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, लेकिन अभी भी वो मेरा हस्बैंड है और उस पर मेरा पूरा हक है। सुयांग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है अच्छा, लेकिन उसने कल ही आपको डिवोर्स दिया है, अब आपका उस पर कोई भी हक नहीं बनता है, आप उसके इस तरह करीब तो नहीं आ सकते। वांग जी सुयांग की बात सुनने के बाद उसे घूर कर देखता है और कहता है क्यों, मैं उसके करीब क्यों नहीं आ सकता, और अगर मैं उसके करीब आया तो तुम क्या कर लोगे? सुयांग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और उसे फिर से एक घुसा मार देता है और कहता है ये करूँगा, अगर तुम दोबारा उसके करीब आए ना तो मैं सच में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सुयांग एक और मारने वाला था, लेकिन तभी विंग हाथ पकड़ लेता है और कहता है बस करो सुयांग। सुयांग विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुमने देखा ना ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? विंग हमेशा हिला देता है और कहता है हाँ मुझे पता है। ऐसा कहकर विंग वांग जी के सामने आ जाता है और गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है। आज पहली बार वांग जी ने विंग के फेस पर गुस्सा देखा था। विंग गुस्से से वांग जी के फेस पर एक स्लैप मार देता है और कहता है आइंदा मेरे करीब आने की तो बिल्कुल कोशिश मत करना, अगर तुम इस बार मेरे करीब आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर विंग सुयांग की तरफ देखता है और कहता है सुयांग मुझे घर जाना है, अब मेरा मूड ख़राब हो चुका है, अब शायद मैं बच्चों को म्यूजिक नहीं सिखा पाऊंगा। ऐसा कहकर विंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है। सुयांग चिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चिंग आज क्लास नहीं लेना है, चलो घर चलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारी होने वाली मॉम का मूड ख़राब हो गया है। चिंग हाँ में सर हिला देती है और उसके बाद सुयांग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने गाल पर हाथ रख देता है और कहता है विंग तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें घर वापस जरूर लेकर जाऊँगा, मैं इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ऐसा कहकर वांग जी आयुन की तरफ देखता है और कहता है जाओ अपना क्लास लो। आयुन हाँ में सर हिला देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से वांग जी रोज़ विहिंग से सुबह मिलने आता था और विहिंग किसी न किसी तरीके से वांग जी को वहाँ से भगा दिया करता था। कभी गार्ड्स पीछे छोड़ देता था, कभी कुत्ता पीछे छोड़ देता था, या कभी खुद डंडा लेकर वांग जी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया करता था। जब भी वांग जी विहिंग को मनाने आता विहिंग गुस्से से ही देखा करता था, लेकिन वांग जी रोज़ विहिंग से मिलना आना नहीं छोड़ता था, विहिंग को मनाना छोड़ता था। कई बार तो वो सुयांग से भी पिट चुका था, लेकिन वो हार इतनी आसानी से नहीं मानना चाहता था, इसलिए रोज़ पिटने के लिए आ जाता था। रोज़ टूटे फूटी हालत में ही वांग जी अपने ऑफिस जाया करता था और नियो सेंग उसको देखकर हमेशा जोर जोर के हंसा करता था। एक दिन वांग जी टूटी फूटी हालत में ऑफिस में पहुंच जाता है। नियो सेंग वांग जी को ध्यान से देखता है और कहता है आज क्या हुआ? वांग जी नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है उसने आज मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे और कुत्ते मेरे पीछे पागलों की तरफ भाग रहे थे और मैं भी भाग रहा था और उसने मेरे बम पर। ऐसा कहकर वांग जी अपने बम की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर सच में कुत्ते के काटने के निशान थे। नियो सेंग ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कहीं निशान ज़्यादा गहरा तो नहीं गया? वांग जी कहता है ना, मैं पहले से सेफ्टी लेकर गया था। ऐसा कहकर वांग जी अपनी पैंट उतार देता है तो उसके अंदर एक और पैंट थी। नियो सेंग जब ये देखता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है तुम पूरी तैयारी के साथ गए थे? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है जब मैं उसके पास जाता हूँ ना कोई ना कोई वो कांड ही कर देता है, इसलिए मुझे सेफ्टी के साथ ही उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा कहकर वांग जी अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अचानक से वांग जी का फेस सीरियस हो जाता है और वो नियो सेंग की तरफ देखता है और कहता है उन दोनों का क्या हाल है? नियो सेंग कहता है 1.5 महीना हो गया है, तुम एक बार भी उससे मिलने नहीं गए, तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही थी, एक बार मिलकर आ जाओ। वांग जी कहता तुमने सही कहा, मुझे भी मिलना है उन दोनों से जिन्होंने मेरी लाइफ हेल्प करती है। रोज़ भागना पड़ता है मुझे, इसलिए मैं आज उनसे ज़रूर मिलने जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी अपने काम में लग जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम इवनिंग का टाइम देखते हैं। वांग जी अपनी कार लेकर एक मेंटल हॉस्पिटल की तरफ निकल चुका था। मेंटल हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वांग जी वहाँ के डॉक्टर से मिलता है और 2 पेशेंट का नाम लेता है। डॉक्टर हाँ में सर हिला देते हैं और उसके बाद वांग जी को लेकर पहले मैडम जिन के रूम में आते हैं। मैडम जिन तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वांग जी कहता है इनका ख्याल अच्छे से रखा जा रहा है ना? डॉक्टर हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं रोज़ इन्हें डोज दिया जाता है जिससे धीरे धीरे और भी पागल हो जाएंगी। वांग जी कहता है 8 साल तक इन्हें जिंदा रखना, इन्हें मरने मत देना। ऐसा कहकर वांग जी आगे की तरफ बढ़ जाता है और एक और रूम में जाता है। जब वांग जी उस रूम में पहुंचता है तो देखता है मियानमैन इस वक्त बिल्कुल पागलों की तरह बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथों में जंजीर बंधा हुआ था, उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई थी। मियानमैन जैसे ही वांग जी को देखती है तो वांग जी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी जंजीर बहुत ज़्यादा छोटी थी, वो वांग जी के करीब नहीं पहुँच पाती। मियानमैन रोते हुए वांग जी की तरफ देखती है और कहती है मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो यहाँ से। वांग जी कहता है इतनी आसानी से जाने दूंगा? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी ओमेगा की लाइफ हेल बना दी थी, तुम्हारी लाइफ भी हेल होगी यहाँ पर, तुम्हें यहाँ सारी ज़िंदगी ही रहना पड़ेगा। मियानमैन जब ये सुनती है तो कहते नहीं, मैं इस पागलखाने में नहीं रह सकती, या तो मुझे मार डालो या मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो मैं सच में खुद को ख़त्म कर लूँगी। वांग जी कहता है इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता
तो तुम्हें मैंने जंजीरों में क्यों बांध के रखा? तुम्हारी माँ पूरी तरह से पागल हो चुकी है, लेकिन तुम नहीं हुई हो, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से पागल नहीं करूँगा, लेकिन तुम पागलों के साथ ही रहोगी। तुम्हें इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वांग जी पीछे मुड़ जाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। म्यान म्यान बहुत ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रही थी, लेकिन वांग जी के कानों में म्यान म्यान की आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती। वांग जी डॉक्टर की तरफ ध्यान से देखता है और कहता है, इसे पूरी तरह से पागल मत होने देना। अगर ये पागल हो भी जाए ना, तो इसको फिर से ठीक करना और फिर से पागल करना, ऐसा हमेशा चलता रहना चाहिए और आप लोगों को उसकी कीमत मिल जाएगी। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और सीधे लैंड मैंसन की तरफ निकल जाता है। वांग जी जैसे ही लैंड मैंसन में आता है और लिविंग रूम में पहुँचता है, तो देखता है लैंड कुरियन इस वक्त काउच पर बैठे थे। उनके हाथ में रेड कलर का एम्बुलेंस था और आसपास बहुत सारे शॉपिंग बैग पड़े हुए थे। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है, अंकल ये सब क्या है? लैंड कुरियन वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, वो विहिंग की शादी होने वाली है, विहिंग की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो उसके वेडिंग कार्ड बनकर आ गया है, तो मुझे भी दिया है, देखो कितना सुंदर है। ऐसा करके लैंड कुरियन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वेडिंग कार्ड को वांग जी के पास ले जाते हैं और वांग जी के हाथ में दे देते हैं। वांग जी वेडिंग कार्ड को खोलकर भी नहीं देखता और लैंड कुरियन को घूर घूर के देखने लगता है और कहता है, अंकल ये सब क्या मजाक है? लैंड कुरियन कहते हैं, मजाक? मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ वांग जी, सच में विहिंग की शादी होने वाली, ये कार्ड देखो कितना सुंदर वेडिंग कार्ड बनाया उन्होंने। वांग जी गुस्से से उस वेडिंग कार्ड को लेता है और टुकड़ों में फाड़ कर फेंक देता है और कहता है, ये शादी कभी नहीं हो सकती, विंग मेरा हस्बैंड है, वो किसी से शादी नहीं कर सकता। लैंड कुरियन कहते हैं, तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और डिवोर्स पेपर भी आ चुका है जो मैंने फाइल कर दिया था। अब तुम दोनों अलग हो चुके हो और वो अब कहीं भी शादी कर सकता है और सुयांग अच्छा लड़का है, इतना बुरा भी नहीं है, देखने में भी हैंडसम है। वांग जी कहता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन विहिंग किसी से भी शादी नहीं कर सकता, वो मेरा ओमेगा है, तो उसे ज़िंदगी भर मेरा ही ओमेगा बनकर रहना पड़ेगा। लैंड कुरियन कहते हैं, बस करो वांग जी, तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम तब नहीं समझे, और अब वो खुश होना चाहता है तो क्यों उसकी खुशियों के आगे आ रहे हो? उसे खुश रहने दो। और मैंने सुना है तुम रोज़ जाकर उसे परेशान करते हो, उसे परेशान करना छोड़ दो, अब वो इस घर में कभी भी वापस नहीं आएगा। वांग जी कहता है, मैं भी देखता हूँ वो कैसे नहीं आएगा, मैं उसे इस घर में वापस लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी का मन बहुत ख़राब हो चुका था, वांग जी को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था। वांग जी वहीं काउच पर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन इस तरह से मुझे तकलीफ़ मत दो, मैं सच में मर जाऊँगा। अगर तुम किसी और के साथ हो गए तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ विहिंग वापस लौट आओ, तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इतने दिनों से रोज़ तुम्हारे पास जाता हूँ, तुम्हें मनाने जाता हूँ, एक उम्मीद थी कि कम से कम तुम तो आ जाओगे, लेकिन अब वो उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। मैं थक चुका हूँ विहिंग, प्लीज़ लौट आओ। ऐसा कहकर वांग जी जोर जोर के रोने लगता है। लैंड कुरियन इस वक्त वांग जी के रूम के बाहर खड़े हुए थे और अपना हेडसेट करते हैं और कहते हैं, जब वक्त था तब तो तुम समझे नहीं, और अब रोकर दिखा रहे हो, अब रोकर क्या फ़ायदा? क्या वो वापस आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो वापस नहीं आएगा वांग जी। ऐसा कहकर लैंड कुरियन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद वांग जी अपने रूम से बाहर आता है। लैंड कुरियन जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं विहिंग को वापस लेने जा रहा हूँ। लैंड कुरियन जब ये सुनते तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम उसे वापस लाने जा रहे हो? वांग जी कहता है, वो मेरा हस्बैंड है, तो वो मेरे पास वापस आएगा और मैं अब उसे एक पल भी सुयांग के घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। लैंड कुरियन कहते हैं, वांग जी रुको, तुम नहीं जा सकते। वांग जी लैंड कुरियन की एक भी बात नहीं सुनता और सीधे अपनी कार में आकर बैठ जाता है और अपनी कार को सीधे सुयांग के घर की तरफ ले जाता है। जैसे ही वांग जी सुयांग के घर के सामने आता है, तभी वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं, सर आप अंदर नहीं जा सकते, हमें मना किया गया है। वांग जी कहता है, मेरा हस्बैंड अंदर है, मुझे उसे लेने जाना है। गार्ड्स दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपका हस्बैंड? वांग जी हमेशा हिलाता है और कहता है, हाँ विभूषण, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे वापस लेने आया हूँ, हटो मेरे सामने से, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड जब ये सुनते तो कहते, सर रुकिए, पहले हमें फ़ोन करके अंदर पूछने दीजिए, अगर उन्होंने हाँ कहा तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो उनकी परमिशन के बिना हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। वांग जी जब ये सुनता है तो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तभी उनमें से एक गार्ड कॉल कर देता है। सुयांग कॉल पे करता है। गार्ड सुयांग को बताता है, कोई लैंड वांग जी आया है विहिंग से मिलने। सुयांग कहता है, उसे अंदर मत आने देना और गार्ड्स मैं बाहर भेज रहा हूँ। ऐसा कहकर सुयांग कॉल कट कर देता है और गार्ड्स को बाहर भेज देता है। बहुत सारे गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर आपको अंदर जाने से मना किया गया है, आप अपने घर वापस चले जाइए। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता, नहीं, मैं अपने हस्बैंड को लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी विहिंग का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। विहिंग इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था। जैसे ही वो वांग जी की आवाज़ सुनता है तो हैरान हो जाता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। सुयांग भी बाहर ही खड़ा था। विहिंग हैरान होकर सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? सुयांग विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, वो फिर वापस आ गया, तुम्हें लेने के लिए आया है। विहिंग जब ये सुनता है तो कहता है, मैं नहीं जाने वाला।
सुयांग कहता है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ। विंग वहाँ से वापस जाने लगता है और अचानक से रुक जाता है और कहता है हाथ पैर तोड़ कर फिंगवा दो। सुयांग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और कहता है जो हुक्म मेरे आका, तुम जो कहोगे वही होगा। ऐसा कहकर सुयांग अब कॉल लगाता है अपने गार्ड्स को और कहता है अगर उसने अंदर आने की ज़बरदस्ती की तो उसके हाथ पैर तोड़ के उसे वापस लैंड मैंसन में भेज दो। गार्ड्स हाँ में सर हिलाते हैं और गार्ड्स कहते हैं सर आपको अंदर जाने से बिल्कुल मना किया है। वांग जी उनकी बात नहीं सुनता, ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक गार्ड आता है और वांग जी के पैरों में अपने स्टिक से वार करता है। वांग जी घूर कर उसकी तरफ देखता है, तभी दूसरा भी गार्ड हमला कर देता है। सभी वांग जी को मार रहे थे, वांग जी उनका सामना कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी थकने लगता है और उनसे पिटना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बिल्कुल कुट पिट चुका था। तभी उसमें से एक गार्ड कहता है इन्हें वापस भेजना है। ऐसा कहकर वो एक गार्ड वांग जी को उसकी कार में डालता है और खुद ही कार ड्राइव करके लैंड मैंसन में वांग जी को टूटे फूटी हालत में फेंक कर आ जाता है। लैंड मेन गेट पर ही वांग जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वांग जी को इस हालत में देखा तो जल्दी से वांग जी के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर को कॉल लगा देते हैं, क्योंकि वांग जी की हालत सच में बहुत खराब थी। वांग जी के पैर में बहुत बुरी तरह से मारा गया था, जिस वजह से वांग जी ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर वांग जी का इलाज करते हैं और कहते हैं वांग जी 15 दिन से पहले चल फिर नहीं पाएगा, उसे अपने रूम में ही आराम करना पड़ेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो गुस्से से डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है 15 दिन मैं अपने रूम में रहूँगा, ऐसा हो नहीं सकता। लैंड घूर कर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं और भी पिटना है या और भी ठुकना है। जैसी हालत तुम्हारी हुई है ना, अब तुम अपने पैरों पे चल पाओ वही बेहतर है, इसलिए शांत रहो और विंग की लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद करो। 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शांत होकर यहाँ रहो। उसके बाद लैंड और डॉक्टर रूम से बाहर आ जाते हैं। लैंड डॉक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैंने जैसा कहा आपने वैसा ही किया ना। डॉक्टर हाँ में सर हिला देता है और कहता है हाँ मैंने उनकी मेडिसिन के अंदर स्लीपिंग मेडिसिन भी दी है, अब वो हमेशा सोते रहेंगे। लैंड कहते हैं बस 1 हफ्ता बीत जाए, उसके बाद मेरे को शांति ही शांति है। इस लड़के को संभालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, बस एक बार बस विंग की शादी हो जाए, मैं बस यही चाहता हूँ। ऐसा कहकर लैंड अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं और डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। आज विंग और सुयांग की शादी थी, लेकिन वांग जी 1 हफ्ते से बस सोया ही जा रहा था। आयुन कभी कभी वांग जी के रूम में आता है, लेकिन देखता है कि वांग जी तो हमेशा सोता ही रहता है। आयुन को थोड़ा शक हो रहा था। तभी आयुन सुमा और कुछ नौकर की बात सुन लेता है कि वांग जी के मेडिसिन में स्लीपिंग मेडिसिन है, जिस वजह से वांग जी सो रहा है। आयुन जल्दी से वांग जी की सारी मेडिसिनों को फेंक देता है और वांग जी को जगाने लगता है और कहता है डैड उठ जाइए, आप इस तरह से कैसे सो सकते हैं, आपको पता है आज मॉम की शादी है, अगर आप नहीं उठे तो उनकी शादी कौन रोकेगा। और वो अगर उन्होंने एक बार शादी कर ली, मैंने सुना है कि वो ये देश छोड़कर चले जाएंगे, वो अब्रॉड में जाकर रहने लगेंगे, उसके बाद हम दोनों कभी भी मॉम से नहीं मिल पाएंगे। डैड प्लीज़ डैड उठिए ना प्लीज़ डैड, इस तरह से सोइए मत रहिए, नहीं तो हम दोनों ही मॉम को खो देंगे, प्लीज़ डैड उठ जाइए ना। ऐसा कहकर आयुन वांग जी को उठाने लगता है। आयुन लाख कोशिश करता है लेकिन वांग जी तो उठता ही नहीं है। आयुन जल्दी से वॉशरूम में जाता है और वहाँ से एक बकेट पानी भरकर लेकर आ जाता है और वांग जी के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में वांग जी अपनी आंखें खोलता है और इधर देखने लगता है। आयुन जब ये देखता है कि वांग जी जाग चुका है तो जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है डैड आप पूरे 1 हफ्ते से सो रहे हैं, आपको पता है आज मोम की शादी है, अगर एक बार मोम की शादी हो गई तो वो सुयांग अंकल के साथ ये देश छोड़ के चले जाएंगे और अब्रॉड में जाकर लगेंगे, प्लीज़ डैड उनकी शादी रोकिए, अगर मोम हमेशा के लिए चली गई तो हम कभी भी उनसे नहीं मिल पाएंगे। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो उठ के बैठ जाता है और आयुन की तरफ देखता है और कहता है क्या 1 हफ्ते से मैं बस सो रहा हूँ। आयुन हाँ में सर हिलाता है और कहता हाँ आपको जानबूझकर स्लीपिंग पिल्स दिया गया था ताकि आप कुछ ना कर सके, चलिए डैड मोम शादी कर लेगी नहीं तो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। वांग जी जैसे ही उठकर खड़ा होता है वो वहीं पर गिर जाता है। आयुन हैरान हो जाता है और कहता है डैड आप ऐसी हालत में मोम को कैसे रोकेंगे। वांग जी कहता है कुछ भी हो जाए मुझे रोकना ही होगा। ऐसा कहकर वांग जी फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। वांग जी के पैरों में इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन वांग जी अपने दर्द को कंट्रोल करता है और आयुन की तरफ देखता है और कहता है चलो बेटा। आयुन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है, आयुन को अपने साथ लेता है और कहता है आयुन तुम्हें पता है शादी कहाँ होने वाली है। आयुन तभी वेडिंग कार्ड निकालता है और कहता है हाँ मेरे पास एक वेडिंग कार्ड है, मॉम ने स्कूल में कई टीचरों को दिया था तो उन्हीं में से मैंने एक वेडिंग कार्ड चुरा लिया था, वो मेरे पास है, इसमें एड्रेस भी है। ऐसा कहकर आयुन एड्रेस वांग जी को दिखाता है। वांग जी अपनी कार स्टार्ट करता है और जहाँ पर वेडिंग होने वाली थी वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद आयुन और वांग जी जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं। वांग जी तो अंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वांग जी अंदर आता है तो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। वांग जी की आंखों से आंसू बह चुके थे। विंग इस वक्त जेल में था और सुयांग उसके पास था और सुयांग ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इस वक्त सभी
उन दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे और विंग और सुयांग झुक झुक कर सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। वांग जी जब यह देखता है तो वहीं पर गिर जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विंग। विंग सीधे वांग जी की तरफ देखने लगता है। विंग कहता तुमने शादी कर ली, तुमने मेरा इंतज़ार तक नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम प्लीज़ लौट आओ विंग, मैं सच में मर जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से अपने आसपास देखने लगता है। तभी वांग जी की नज़र एक बोतल पर जाती है जो ग्लास की बनी थी। वांग जी जल्दी से उस बोतल को लेता है और तोड़ देता है और सीधे अपनी गर्दन पर रख देता है और कहता है प्लीज़ विंग वापस आ जाओ, अगर तुम वापस नहीं आए ना तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। तभी लैंड वांग जी के पास आते हैं और उसे एक जोरदार का स्लैप मारते हैं और कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अब उन दोनों की शादी हो चुकी है और तुम चाहते हो विंग तुम्हारे पास वापस आ जाए? क्यों वापस आ जाए? तुमने क्या किया था तुम्हें याद है ना? इन 8 सालों में कितना रोया है वो, तब तुम्हें उसके आंसू नहीं दिखाई दिए? और अभी तो कुछ महीने हुए थे जब वो तुमसे अलग हुआ है और तुम इस तरह से पागलों वाली हरकत कर रहे हो, खुद को ख़त्म कर रहे हो। अब तुम्हें महसूस हो रहा है उसे कितनी तकलीफ़ हो रही थी? तुमने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो खुद को ख़त्म करने निकला था उस दिन। तुम्हें पता है उस दिन उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो ये दुनिया छोड़ दे। उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी सिर्फ तुम्हारी वजह से और तुम्हारे बेटे की वजह से। आज वो अगर खुश है तो खुश रहने दो, अच्छा हुआ वो सब कुछ भूल गया। वांग जी सीधे लैंड के पैरों पे गिर जाता है और कहता है प्लीज़ अंकल ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ भीख से कहिए लौट आए, मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए ना, मुझे अपनी गलती का एहसास है अंकल, प्लीज़ उससे कहिए ना वो मेरे पास वापस आ जाए। तब तक आईवान भी अंदर आ चुका था। आईवान भी जल्दी से लैंड के पैरों पर गिर जाता है और कहता है प्लीज़ ग्रैंडपा मोम से कहिए वापस आ जाए, मैं मोम के साथ अब कभी बदतमीजी नहीं करूँगा, उनको कभी नहीं बुरा भला कहूँगा, प्लीज़ मोम को कहिए ना वापस आ जाए, अब हम दोनों अच्छा बनकर रहेंगे, मोम को कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे। वांग जी भी हमेशा हिला देता है और कहता है अंकल मैं भी को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, सेकंड चांस, और इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, उसकी आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं आने दूंगा, प्लीज़ अंकल उससे कहिए ना लौट आए हमारे पास। वांग जी और आईवान अभी अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहा था। तभी वहाँ पर विहिंग आ जाता है और वांग जी और आईवान के दोनों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है क्या सच में तुम्हें एक और चांस चाहिए? वांग जी जैसे ही विहिंग की आवाज़ सुनता है तो विहिंग की तरफ देखता है और देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि विहिंग इस वक्त नॉर्मल कपड़ों में था, जैसे वो इन 8 सालों में रहता था उस टाइप के कपड़े पहन रखे थे। विहिंग ने कोई मेकअप भी नहीं कर रखा था, वो नॉर्मल ही नज़र आ रहा था। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या सच में तुम्हें एक और चांस चाहिए? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता हाँ विहिंग प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो ना। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है इसके लिए तुम क्या कर सकते हो अगर मैं तुम्हें एक मौका दूँ तो? वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता कुछ भी जो तुम कहोगे। विहिंग डेविल स्माइल करता है और कहता है अपनी जान दे सकते हो? वांग जी हैरान होकर विहिंग की तरफ देखने लगता है। विहिंग जल्दी से एक रिवॉल्वर निकालता है और वांग जी के हाथ में दे देता है और कहता है पहले अपनी जान दो फिर मैं विश्वास करूँगा कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। वेडिंग हॉल में खड़े सब लोग हैरान हो जाते हैं। लड़कुरन विहिंग की तरफ देखते और कहते विहिंग कहता अंकल अब शांत रहिए, मैं वांग जी से पूछ रहा हूँ वो मेरे लिए क्या कर सकता है, अपनी जान दे सकता है जैसे मैंने देने की कोशिश की थी। वांग जी हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? विहिंग हाँ में सर हिला देता है और कहता बहुत खुशी मिलेगी। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वांग जी उस रिवॉल्वर को सिर पर लगा लेता है और विहिंग की तरफ देखता है। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या देख रहे हो, टिकट दबाओ मैं भी तो देखूं तुम मेरे लिए अपनी जान दे सकते हो कि नहीं। तुम कह रहे थे ना तुम मेरे बिना मर जाओगे, तो मरकर तो दिखाओ। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खुद को ख़त्म करने में एक पल भी नहीं गवाऊंगा, लेकिन अगर मैं सच में मर गया ना तो तुम वादा करो अभियान का ख्याल रखोगे। विहिंग कहता उसकी चिंता मत करो, पैदा मैंने किया है तो उसको संभाल लूँगा, पहले खुद को ख़त्म करो। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और टिकट दबा देता है। जैसे ही वांग जी टिकट दबाता है हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। विहिंग घूर कर वांग जी को देखता है। वांग जी टिकट दबाता रहता है लेकिन उसमें से गोली तो चलती नहीं है। वांग जी हैरान होकर विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विहिंग कहता है इसमें क्या, मैं क्या सच में उसमें भर कर दूंगा? और तुम मर गए तो सेकंड चांस किसको चाहिए? तुम्हें चाहिए ना, तो सेकंड चांस मिलने के लिए तुम्हें तो जिंदा रहना चाहिए ना। अगर तुम मर ही गए तो मैं चांस देकर क्या करूँगा? इन 7-8 सालों में तुमने जो मुझे तकलीफ़ दी है उनका तो गिन गिन के बदला लूँगा, उसके लिए मुझे तुम्हारे पास रहना होगा ना। अगर तुम ही मर गए तो बदला किससे लूँगा? ऐसा कहकर विहिंग स्माइल कर देता है। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विहिंग को हक कर लेता है और कहता है थैंक यू मुझे सेकंड चांस देने के लिए।
लेकिन तभी अचानक वांगजी की नज़र सुयांग पर पड़ती है। सुयांग के साथ एक ओमेगा खड़ा हुआ था। वांगजी जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और विंग से दूर होता है और कहता है, विंग अगर तुम यहाँ हो तो उसके साथ कौन है? विंग एक बार सुयांग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और उसके बाद कहता है, उसके साथ तो उसका हस्बैंड साउथ सिंह चैन है। वांगजी हैरान हो जाता है और कहता है, साउथ सिंह चैन? लेकिन उसका हस्बैंड तो उसे छोड़कर चला गया था ना। तभी साउथ सिंह चैन अपना बेल हटाता है और कहता है, छोड़कर? मैं बस कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गया था, मैं क्यों अपने हस्बैंड को छोड़ने लगा? ऐसा कहकर साउथ सिंह चैन सुयांग को घूर घूर कर देखने लगता है। सुयांग कहता है, बेबी शांत हो जाओ, मैं उसे समझाता हूँ। उसके बाद सुयांग वांगजी के पास आता है और कहता है, एक्चुअली मैं साउथ सिंह चैन ही मेरा हस्बैंड है और मैं और विहिंग लवर नहीं है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, इसका मतलब तुम विहिंग के फर्स्ट क्रश नहीं हो, यानी पहला क्रश नहीं हो? सुयांग कहता है, नहीं, विहिंग का पहला क्रश तो मैं ही था, लेकिन विहिंग मेरी लाइफ में आने से पहले साउथ सिंह चैन आ चुका था। और ऐसा कहकर सुयांग रुक जाता है और कहता है, एक्चुअली मुझे पता था मैं विहिंग का पहला क्रश हूँ और जिस दिन विहिंग का एक्सीडेंट हो गया था उस दिन उसे हॉस्पिटल पहुँचाने वाले हम दोनों ही थे। यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जिस दिन विहिंग का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर खड़े लोग सभी चिल्ला तो रहे थे, लेकिन विहिंग को कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा था। तभी वहाँ से साउथ सिंह चैन और सुयांग गुजरते हैं। जैसे ही वो दोनों विहिंग को देखते हैं, विहिंग के पास पहुँच जाते हैं। सुयांग विहिंग का फ़ोन लेता है और बार बार वांगजी को कॉल करता है, लेकिन वांगजी तो उसका कॉल कट कर दिया रहा था, जिस वजह से सुयांग को बहुत गुस्सा आता है और वो विहिंग को हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और सीधे लैंडकुरन को कॉल कर देते हैं। लैंडकुरन हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं सुमा को लेकर। विहिंग 2 दिन तक कोमा में ही था। उसके बाद जब विहिंग को होश आया तो विहिंग बहुत रो रहा था और लैंडकुरन से कह रहा था कि उसे नहीं जीना, उसे सच में मरना है और वो जीना नहीं चाहता, वो थक चुका है, अब ये ज़िंदगी उसे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर विहिंग पैनिक कर रहा था और ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी साउथ सिंह चैन और सुयांग वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों विहिंग को रोक देते हैं और विहिंग रोते हुए उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मेरी लाइफ में कितना कुछ हो गया है, मैं मरना चाहता हूँ, बस मैं मरना चाहता हूँ। सुयांग एक ज़ोरदार स्लैप विहिंग के फेस पर मारता है। विहिंग अब जाकर होश में आता है और सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम? सुयांग कहता, मैं तुम्हारा पहला क्रश? विहिंग हैरान हो जाता है क्योंकि साउथ सिंह चैन उसके पास ही खड़ा था। विहिंग कहता, तुम्हें पता था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? सुयांग कहता, पहले दिन से ही। उस दिन जब वैलेंटाइन वाले दिन तुम मुझे प्रपोज करने आए थे तब तुमने बुके और चॉकलेट वहीं फेंक दिया था ना, उसमें तुमने अपना नाम लिखा था और मेरा नाम भी। और जब मैं साउथ सिंह चैन को प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया था और हम वहाँ से गुजर रहे थे तब हम दोनों की नज़र उस चॉकलेट और उस बुके पर पड़ी थी और मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया था। लेकिन आई एम सॉरी, तुमसे पहले साउथ सिंह चैन मेरी लाइफ में आ चुका था और मैं भी साउथ सिंह चैन से प्यार करता था, इसलिए मैं जानबूझ के तुम्हारे सामने इस तरह से रहता था ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो। विहिंग कहता, मुझे ज़्यादा तकलीफ होती थी। सुयांग कहता, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन ये तुमने क्या हाल बना रखा अपना, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम इस तरह से अपनी जान देने के लिए जा रहे थे। विहिंग उसके बाद रोने लगता है। लैंडकुरन साउथ सिंह चैन और सुयांग को सारी बातें बता देते हैं कि किस तरह वांगजी और आईवान विहिंग के साथ सलूक करते हैं, किस तरह से उसको ह्यूमिलिएट करते हैं। साउथ सिंह चैन और सुयांग जब ये सुनते हैं तो विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इतनी आसानी से गिव अप कर दोगे? विहिंग कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, इन 8 सालों में बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो दोनों मुझसे और दूर होते जा रहे हैं। सुयांग कहता है, कोशिश सिर्फ उन्हें पास लाने के लिए, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए, इससे वो तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। ये तो कोई भी कर सकता है, तुम पैसे दो नौकर मिल जाएंगे, तुम एक नौकर का काम करते थे ना कि एक हस्बैंड का। विहिंग कहता है, क्या करूँ, वो मुझसे बात ही नहीं करते। सुयांग कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से बना दूंगा ना कि वो तुम्हारे पीछे लट्टू की तरह घूमेगा। साउथ सिंह चैन हैरान होकर सुयांग की बातें सुनता है और कहता है, क्या कह रहे हो? सुयांग कहता है, हाँ मुझे विहिंग को तैयार करना होगा और तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी, हम लोगों को एक नाटक खेलना होगा। लैंडकुरन कहते, कैसा नाटक? उसके बाद सुयांग अपना प्लान बताने लगता है, जिस प्लान में विहिंग की याददाश्त भी थी। सुयांग ने कहा था कि विहिंग को याददाश्त जाने का बहाना करना होगा, विहिंग को अपनी ज़िंदगी के 9 साल पीछे जाना होगा। विहिंग कहता है, ये मैं नहीं कर सकता, मैं उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, और तुम कह रहे हो कि उनके साथ बदतमीजी से बात करनी है। सुयांग कहता है, अपने हस्बैंड को वापस चाहिए कि नहीं? तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चाहिए कि नहीं? विहिंग हाँ में सर हिला देता है और कहता, चाहिए। सुयांग कहता है, तो फिर जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करो। और ये उसके बाद सुयांग विहिंग को एक ब्लूटूथ देता है और कहता है कि जैसा जैसा मैं बोलूँगा तुम वैसा वैसा ही करोगे। उस दिन के बाद से विहिंग वैसा ही करता था जैसा सुयांग कॉल पर उसे बताता था। लैंडकुरन और सुमा भी विहिंग की हेल्प किया करते थे। यहाँ से फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वांगजी हैरान होकर विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम्हारी याददाश्त गई नहीं थी? विहिंग नामे सर हिला देता है और कहता है, नहीं मेरी याददाश्त बिल्कुल नहीं गई थी, मुझे सब कुछ याद था। ऐसा कहकर विहिंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। आर्यन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, मॉम तो फिर आपने मुझे बैल्कनी से ऐसे क्यों लटका दिया था? आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना,
आप तो कभी मुझे डांटते तक नहीं थे। विंग कहता है आई एम सॉरी बेटा, जिस टाइम तुम्हें बालकनी से लटका रहा था उस टाइम मैं खुद ही काँप रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम मेरे हाथ से छूट ना जाओ। लेकिन सुयांग ने मुझसे कहा था कि इस तरह से करने से। वांग जी घूर कर सुयांग की तरफ देखने लगता है। सुयांग एक डेविल स्माइल करता है और कहता है सबक सिखाने के लिए ये जरूरी था। तुम दोनों बाप बेटे की अकल भी तो ठिकाने लगानी थी ना, नॉर्मल तरीके से ठिकाने नहीं लगती, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाने को कहा था विंग से। वांग जी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे अकल आ गई। सुयांग कहता है अब रहनी चाहिए, गायब नहीं होनी चाहिए, और अगर तुमने विंग को कोई भी तकलीफ दी तो अभी भी ऑप्शन है मेरे पास, और मेरे हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं है, वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने को राजी है। साउथ इंडियन हाँ में सर हिला देता और कहता हूँ, और वैसे भी मेरी लड़की को विंग बहुत पसंद आ गई है और वो तो उसको छोटी मॉम भी बुलाने लगी है, तो अच्छा है हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, दोनों भाइयों की तरह। ऐसा कहकर साउथ इंडियन एक स्माइल करता है। वांग जी सीधे विंग को अपने पीछे कर लेता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी लैनकुरन बीच में बोल पड़ते हैं चलो बहुत हो गया ड्रामा, सबका खत्म हो गया, चलो अब जाकर तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, तुम दोनों की शादी भी तो करवानी है। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान होकर लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है अंकल शादी? वांग जी की बात सुनने के बाद लैनकुरन कहते हैं हाँ तुम्हें विंग से शादी नहीं करनी है, डिवोर्स हो गया ना तुम दोनों का, तो तुम दोनों को शादी तो करनी होगी ना दोबारा। वांग जी जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और कहता है अब मैं फिर से नई शुरुआत करूँगा और विंग अब से कोई भी पुरानी यादें नहीं, हम दोनों मिलकर एक नई यादें बनाएंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद साउथ सिंह विंग के पास आता है और कहता है चलो तुम्हें रेडी भी तो होना है। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद सुयांग भी वांग जी के पास आता है और कहता है दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें वेडिंग ड्रेस देने का, लेकिन फिर भी विंग ने तुम्हें एक मौका दिया है तो चलो मेरे साथ, तुम्हारे कपड़े रूम में रखे हैं। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद सुयांग के साथ चला जाता है। उधर विंग साउथ सिंह के साथ चला जाता है। थोड़ी देर में वो दोनों रेडी होकर बाहर आ जाते हैं। विंग वांग जी को देखता ही रह जाता है क्योंकि वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम नज़र आ रहा था। उधर विंग भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। वांग जी तो विंग को देखता ही रह जाता है और विंग के पास आता है और कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो अपना मुँह बना लेता है और कहता है क्या मैं पहले ब्यूटीफुल नहीं था? वांग जी कहता थे, लेकिन मैंने कभी उस नज़र से तुम्हें देखा नहीं था, लेकिन आज तुम सच में ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हो। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है एक बार शादी होने दो, घर चलता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें ओल्ड मैन। ऐसा कहकर विंग स्टेज की तरफ चलने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर विंग और वांग जी दोनों ही स्टेज पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों की शादी की रिचुअल स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में उन दोनों की वेडिंग हो जाती है। वांग जी तो इस वक्त बहुत खुश था, आयुन भी बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से तालियां बजाने लगता है। विंग और वांग जी की शादी होने के बाद दोनों ही लैनकुरन के पास आते हैं और वो करते हैं। लैनकुरन दोनों को ही आशीर्वाद देता है और कहता है अब से दोनों खुश रहना, और हाँ मेरे बच्चे को कोई तकलीफ मत देना, मैं तो वहीं रहूँगा देखूँगा, अगर तुमसे जरा सी भी गलती हुई ना इस बार विंग को इतनी दूर भेज दूँगा ना तुमसे कि तुम ढूंढते रह जाओगे। वांग जी लैनकुरन की बात सुनने के बाद सीधे लैनकुरन को हक कर लेता है और कहता है अंकल इस बार मैं सच में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आपने जिसे मेरे लिए चुना वो है एकदम परफेक्ट था, बस मैं ही अंधा था। ऐसा कहकर वांग जी लैनकुरन को हक किया रहता है। लैनकुरन वांग जी को हक करता है और उसकी पीठ को थपथपाने लगता है और कहता है चलो बेटा अब घर जाने का वक्त आ गया है। वांग जी हाँ में से हिला देता है। वांग जी तो इन सब बातों में भूल ही गया था कि उसके पैर में चोट लगी है और उसे दर्द भी हो रहा है। वांग जी को इस वक्त फिलहाल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके बाद लैनकुरन, विंग, वांग जी और आयुन सबसे गुड बाय कहकर लैंड मैंसन की तरफ निकल जाते हैं। लैंड मैंसन में पहुंचने के बाद सुमा विंग का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करा गया था। वांग जी ये देखकर हैरान हो गया था और कहता अंकल आपको पता था विंग इस घर में वापस आएगा? लैनकुरन कहते हैं वो तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा सकता है, और ना ही अपने बेटे को, उसे तो मैंने बहुत बार बोला था कि तुम्हें और आयुन को छोड़कर चला जाए, उसने सीधे मना कर दिया था, तो वो वैसे कैसे जा सकता है? और मुझे पता था आज मेरा बेटा मेरे घर वापस आ जाएगा, इसलिए मैंने इस मैंसन को बहुत अच्छे से सजाया है। और इसे कहकर लैनकुरन वांग जी के करीब आ जाते हैं और तुम्हारे रूम को भी सजाया है। वांग जी जब ये सुनता है तो अचानक से ब्लश करने लगता है और कहता अंकल आप बुढ़े हो रहे हो। लैनकुरन कहता हाँ मुझे पता है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आ रही? आप अपने भतीजे से इस तरह की बातें कर रहे हैं। लैनकुरन कहता है अच्छा तो डेकोरेट हटवा दूँ? वांग जी कहता अब जब करवाई दिया तो रहने दीजिए ना। ऐसा कहकर वांग जी ब्लश करने लगता है। उधर आयुन इस वक्त विंग की गोद में था और विंग के पूरे फेस पर किस कर रहा था। विंग मुस्कुरा रहा था और कहता है अच्छा अब जाके अपनी माँ की याद आई। आयुन अपने कान को पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो ना मम्मा, अब से मैं भी डैड की कोई गलती नहीं करूँगा और आपको कोई शिकायत नहीं का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर आयुन फिर से विंग के फेस पर किस कर देता है। विंग आयुन को लेकर सीधे वांग जी के रूम की तरफ चला जाता है और जैसे ही रूम खोलता है तो पूरा रूम डेकोरेट था। विंग थोड़ा सा मुंह बनाता है और आयुन तो रूम को देखकर और खुश हो जाता है और कहता है मम्मा ये रूम इतना सुंदर क्यों लग रहा है? विंग कहता है पता नहीं बेटा तुम्हारे ग्रैंडपा के दिमाग में क्या कहता रहता है। आयुन कहता है मम्मा मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है,
ऐसा कहकर आयुन सीधे बेड पर जाकर कूद जाता है और सारी सजावट को उथल पुथल करने लगता है। विंग आयुन को इतना खुश देखकर स्माइल करता है और आयुन के पास जाकर बैठ जाता है। आयुन कहता है, मम्मा क्या मैं आपको हक करके सो सकता हूँ? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है चलो। ऐसा कहकर विंग आयुन को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। आज सालों बाद विंग के दिल को सुकून मिला था। आज उसका बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था। विंग इस वक्त बहुत खुश था। विंग भी आयुन के सर पर फोरहेड पर किस करता है। उसकी आंखों से हल्के से आंसू आ जाते हैं। विंग ने अभी तक वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। विंग को फ्रेश होने के लिए जाना था, लेकिन आयुन तो विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी वांगजी रूम में आ जाता है। वांगजी रूम में आते ही पूरे रूम को डेकोरेट देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही विंग और आयुन को देखता है तो उसके फेस की स्माइल गायब हो जाती है। वांगजी आयुन के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयुन कहता है, मैं मम्मा के पास हूँ और आज मैं मम्मा के साथ सोना चाहता हूँ। वांगजी जब ये सुनता है अपने मन में कहता है, इसने तो मेरे सारे प्लान में पानी फेर दिया। वांगजी आयुन के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, बेटा तुम्हें पता है ना ये रूम हम दोनों का है, तो तुम्हें अभी इस वक्त अपने रूम में चले जाना चाहिए। आयुन ना में सर हिला देता है और कहता है, नहीं आज तो मैं मम्मा को नहीं छोड़ने वाला। विंग कहता है, आयुन मुझे वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, कम से कम तब के लिए तो छोड़ दो। आयुन जैसे ये सुनता है तो विंग को छोड़ देता है। विंग सीधे खड़ा हो जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वांगजी आयुन की तरफ देखता है और कहता है, बेटा अपने रूम में जाओ या किरण पा के पास जाओ, आज के लिए इस रूम में मत रुको। आयुन कहता है, क्यों? अगर मैं इस रूम में रुक गया तो क्या होगा? वांगजी अपने मन में कहता है, मेरी वेडिंग नाइट बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद आयुन की तरफ देखता है और कहता है, बेटा तुम्हें लिटिल सिस्टर चाहिए? आयुन हैरान होकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, डैडा आपने अभी क्या कहा? वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, तुम्हें चिंग चिंग की तरह एक लिटिल सिस्टर चाहिए? आयुन कहता है, हाँ चाहिए, लेकिन चिंग चिंग की तरह नहीं, क्यूट सी, उससे भी ज़्यादा क्यूट। वांगजी कहता है, उसके लिए तो मम्मा और डैडा को क्वालिटी टाइम एक साथ बिताना चाहिए ना, वहाँ पर बच्चों का क्या काम? अगर तुम ग्रैंडपा या अपने रूम में जाकर रहोगे तो मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हें लिटिल सिस्टर मिल जाएगी। आयुन जब ये सुनता है तो वांगजी को घूर कर देखता है और कहता है, रियली? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द तुम्हें लिटिल सिस्टर मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे रूम से बाहर जाना होगा और मैं तुम्हें कल बहुत बड़ा चॉकलेट खरीद के दूंगा। वांगजी की बात सुनने के बाद आयुन कहता है, प्रॉमिस? वांगजी कहता है, हाँ प्रॉमिस, लेकिन मेरे बाप अभी रूम से बाहर निकल। ऐसा कहकर वांगजी आयुन की तरफ देखने लगता है। आयुन बेड से नीचे उतर जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, डैड अपना प्रॉमिस भूल मत जाना। वांगजी कहता है, नहीं भूलूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए तो निकल। ऐसा कहकर वांगजी वॉशरूम की तरफ देखने लगता है कि विंग कब वॉशरूम से बाहर निकलेगा। उधर आयुन भी वांगजी के रूम से बाहर निकल चुका था। लैनकुरन इस वक्त नीचे ही थे। आयुन को नीचे उतरता हुआ देखकर लैनकुरन कहता है, क्यों तुम नीचे क्या कर रहे हो? आज तक तुम्हें अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए था ना। आयुन अपना मुंह बना लेता है और कहता है, डैड ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा कि मुझे लिटिल सिस्टर मिलेगी, तभी मैं निकल आया, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि कल मुझे बड़ा सा चॉकलेट खरीद के देंगे। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, बड़ा सा चॉकलेट तो मैं भी देख सकता हूँ। ऐसा कहकर एक बिग चॉकलेट का बॉक्स निकाल कर आयुन के हाथ में दे देते हैं। आयुन जब ये देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, उसमें से बस एक चॉकलेट निकालता है। लैनकुरन कहते हैं, ये सारा तुम्हारा ही है। आयुन नाम से हिला देता है और कहता है, मम्मा ने कहा है ज़्यादा जंक फूड नहीं खाते, ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं खाते, ये स्वीट है, मेरे दांतों को ख़राब कर देगा। लैनकुरन तो आयुन की ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है, वाह बेटा एक दिन में सुधर गए, अच्छा है, मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मैं तुम्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगा। कभी ग्रैंडपा से स्टोरी सुनी है? आयुन ने मना कर दिया। लैनकुरन आयुन को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। उधर वांगजी विंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। विंग वॉशरूम से बाहर ही नहीं निकल रहा था। वांगजी जाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाता और कहता, विंग अंदर क्या तुम सो चुके हो? विंग कहता, मुझे आने में देर लगेगी। वांगजी कहता, तुम अंदर कर क्या रहे हो? उधर विंग तो घबरा रहा था और वॉशरूम के अंदर ही चहलकदमी कर रहा था। उसे पता है जैसे ही वो बाहर निकलेगा वांगजी उस पर टूट पड़ेगा, इसलिए विंग बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। वांगजी कहता, विंग तुम बाहर आ रहे हो या मैं वॉशरूम के अंदर आऊँ? वांगजी की बात सुनने के बाद विंग कहता, नहीं मैं वॉशरूम में रहने वाला हूँ आज की रात, तुमने आयुन को भी रूम से बाहर भेज दिया, ये गलत बात है। विंग की बात सुनने के बाद वांगजी एक डेविल स्मेल करता है और वॉशरूम के डोर को प्रेशर देता है ताकि वॉशरूम का दरवाज़ा खुल जाए, और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल भी जाता है और वांगजी सीधे वॉशरूम के अंदर आ जाता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वॉशरूम में नहीं आना चाहिए था। वांगजी कहता है, 1 घंटे से तुम वॉशरूम के अंदर हो, कर क्या रहे थे? और तुम तो चेंज करने आए थे ना, अभी तक तुमने चेंज नहीं किया। अच्छा है, इन्हें मैं खुद ही उतार दूंगा।
विंग जब ये सुनता है कहता है बेशरम कहिए, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। वांग जी कहता है ऐसा तो मैं बहुत कुछ करूँगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे आयुन से वादा किया है, उसको बहुत जल्द लिटिल सिस्टर चाहिए, तो मैं उसे लिटिल सिस्टर दूंगा, बिल्कुल चिंग चिंग जैसी। विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे बीच। वांग जी कहता है ऐसा बहुत कुछ होगा। ऐसा कहकर वांग जी विंग के करीब बढ़ने लगता है। विंग अपने कदम पीछे लेने लगता है, लेकिन वांग जी जल्दी से विंग के पास पहुंच जाता है और विंग को अपनी पीठ पर टांग लेता है और उसे वॉशरूम से बाहर निकाल कर लाता है और सीधे बेड पर पटक देता है। विंग हैरान होकर कहता नहीं तुम एक नंबर के बीस्ट हो, मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा। वांग जी कहता कुछ भी नहीं होगा, मैं जेंटल रहने की कोशिश करूंगा। विंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जेंटल नहीं रहोगे, मुझे पता है। वांग जी कहता है वो पहली बार मैं नशे में था और मुझे ड्रग्स दिया गया था, इसलिए मैं अनकंट्रोल हो गया था, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कंट्रोल में रहूँ। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा कहकर विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वांग जी विंग को दबोच चुका था और विंग के ऊपर आ चुका था और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर विंग वांग जी को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे विंग भी वांग जी का किस का रिस्पॉन्ड करने लगता है और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इसका और कोई पार्ट नहीं आने वाला, मैं इसे यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बहुत लंबी स्टोरी हो गई। मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं मैं कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया, अगर छोड़ भी दिया तो बुरा मत मानना, मुझे याद नहीं रहा होगा या छूट गया होगा, कोई बात नहीं। मैंने अपनी तरफ से स्टोरी पूरी कंप्लीट कर दी है, इसका और कोई पार्ट नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आने वाला। और हाँ, आप लोग पूछोगे नियो सेंग का क्या हुआ। नियो सेंग एंड में अपनी जॉब छोड़कर कहीं और चला जाता है, क्योंकि वो अब विंग को खुश देख रहा था, इसलिए वो वहाँ नहीं रुकता। यही एंडिंग है नियो सेंग का, आगे कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग कोई सवाल नहीं करने वाले हो। और मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोग बेल आइकन का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। और हाँ, एक और ज़रूर बात, मुझे पता है आप लोग आफ्टर रिजेक्शन का भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसे मैं शायद 13 तारीख को या 14 तारीख को लेकर आऊँगी, क्योंकि बीच में हमारा कंपटीशन आ चुका है, तो मुझे कंपटीशन की स्टोरी डालनी है, उसके बाद ही मैं आफ्टर रिजेक्शन लेकर आ पाऊँगी। रिजेक्शन। तो प्लीज़ तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।